पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ये तमाम के तमाम इख्तियारात थे कि वो अपनी मर्जी के जजेस को रखते हैं। होशियारी करने से ना बिस्ती बहुत ज्यादा होती है। इंडिया की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैं बहुत इफेक्टिवली अपने दूसरे कॉलीग्स के साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए काम कर रही हूँ। अमला को रोडों पे मौजूद दिखा। सबसे ज़्यादा बीमारी जो बारिश के बाद आती है ना, सबसे खतरनाक बीमारी आती है डेंगू। मुल्क भर में 5 जुलाई तक शदीद बारिशों का इम्कान। सैलाब और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी। एनडीएमए के मुताबिक बलाई इलाकों में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी का खदशा। 5 जुलाई तक कराची, हैदराबाद, ठट्टा और मदीन में शदीद बारिशों का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा बरकरार। ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल अब्दुर्रहमान मूसवी का अफवाज पाकिस्तान के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोन पर हुआ रब्ता। इसराइल के साथ 12 रोज़ा जंग में ईरान की हिमायत पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। जंग के दौरान ईद और ईरान की हिमायत पर पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम को शुक्रिया अदा किया। चीन ने पाकिस्तान का 3 अरब 40 करोड़ डॉलर का कर्ज रोल ओवर कर दिया। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगे। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान को IMF शराइत के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर रवा माली साल के अख्ताम तक 14 अरब डॉलर से ऊपर रखने हैं। ओगरा की जानिब से गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन। नई कीमतों का इतलाक होगा 1 जुलाई से। तर्जुमान ओगरा के मुताबिक गैस की कीमत में इजाफे का इतलाक घरेलू सार्फिन पर नहीं होगा। घरेलू सार्फिन के लिए सिर्फ माहाना फिक्स चार्जेस में इजाफा होगा। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस की फिक्स चार्जेस 400 से बढ़ाकर 600 रुपये, जबकि नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये होंगे। और गजा पर इसराइली फौज के वहशियाना हमले, मजीद 68 फलस्तीनी शहीद। शुमाली गजा के इलाके जवालिया में पनाह गुज़ीन स्कूल पर बमबारी। इमदाद के मुंतज़िर फलस्तीनियों पर भी हमला। ईरान से जंगबंदी के बाद गजा में बड़े ऑपरेशन की तैयारी। शुमाली गजा के गुलजान आबाद इलाकों को फौरी खानगी कराने का हुक्म। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। दुनिया बोले के साथ मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं जवाद कमाल। जवाद, चले ये ऊंट किसी करवट पे बैठा। किस ऊंट की करवट पे नजर आ दिया? अरे यही मखसूस नशस्त वाला, देर आए दुरुस्त आए। अब ये तो हम पीटीआई वालों से पूछें कि दुरुस्त आयद या नहीं। हाँ चले, कम से कम नंबर गेम अब खत्म तो हुआ ना। बिल्कुल ऐसी। और सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का फैसला सुना दिया है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है। बिल्कुल, और नशस्तों की कुछ बंदर बांट किस्म की जिस बात की जाएगी वो कुछ इस तरह से हुई है कि भाई पीपल्स पार्टी के पास भी नशस्तें आई हैं, नून लीग के पास भी नशस्तें आई हैं। अब असम्बली में झुकाव ज़रा जो नज़र आता है वो ये आता है कि नशस्तें नून लीग के पास ज़्यादा चली गई हैं। लेकिन एक बात ये की जा रही है कि कम अज़ कम असम्बली का निज़ाम तो अब आगे बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, और इसमें अब क्या हो सकता है, इस सब मामलात पर बात कर लेते हैं। साबिक अटॉर्नी जनरल हमारे साथ मौजूद हैं, अशर औसाफ साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम भाई, वेल थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मुझे ये बताएं कि ये एक अहम फैसला आ गया है। एवरीबडी इज टॉकिंग कि चले देर से हुआ, सही हुआ या गलत हुआ, लेकिन एक फैसला सामने आ गया है। आपका ओपिनियन इस पर क्या है? जो पहला फैसला था वो गलत था। कैटेगोरिकल टर्म्स में वो बिल्कुल गलत था। नॉट बिकॉज मैं इसके अंदर कोई फरीक हूँ या कोई ऐसी बात, बल्कि एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री और एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं समझता हूँ कि वो पहला वाला फैसला बिल्कुल ही गलत था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में कुछ कोताहियाँ ज़रूर थी, लेकिन वो दुरुस्त फैसला था, इसीलिए उसको होल्ड किया गया है। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि अब चूँकि नंबर गेम पूरी हो गई है तो अब बोझ और भी ज़्यादा आ गया पार्लियामेंट पे कि वो कुछ परफॉर्म करके दिखाए। उनके पास जो नंबर्स थे वो पूरे हैं। पार्लियामेंट जो है वो पूरी हो गई है। और अब बहुत ज़रूरी है कि तेज़ी के साथ लेजिस्लेशन की जाए और ऐसी लेजिस्लेशन की जाए जो कि अवाम दोस्त हो।
अच्छा अशरफ साहब, एक और बड़ी अहम बात है, हमने तमाम समातों में देखा है जो नज़रसानी की अपीलें थी उनमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो वकील हैं हामिद खान साहब, उनका एक मौक़िफ़ मुसलसल सामने रहा कि जो नज़रसानी की अपीलें हैं इन्हें वही जज साहिबान सुन सकते हैं जिन्होंने पहले फैसला दिया हो, जो मौजूदा जजेज़ हैं वो नहीं सुन सकते। इस पर आप क्या कहेंगे? दुरुस्त मौक़िफ़ था हामिद खान का? देखिए, जब ये जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुई थी उस वक्त रूल्स नहीं बने हुए थे जो कि अब बरवजह है, और ये रूल्स जो है वो पार्लियामेंट ने बना था और फिर आइन ने भी उसके अंदर तरमीम कर दी भी है। पहले कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो हैं वो, और जो आम केसेस हैं वो, जो क्रिमिनल केसेस हैं वो तमाम के तमाम सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस होते थे, लेकिन उसमें कबाहत ये थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ये तमाम के तमाम इख्तियारात थे कि वो अपनी मर्जी के जजेस को लगाए। उससे बहुत सारी कबाहतें पैदा हुई और इसीलिए पार्लियामेंट को आइन में भी तब्दीली करनी पड़ी और रूल्स भी बनाने पड़े। इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है, और हमने कानून और आइन के मुताबिक ही चलना है कि जो रिव्यू है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मामला था, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही के लोग सुन सकेंगे। दूसरी कोर्ट को या दूसरे जजेस को इख्तियार समात ही नहीं है। इन एनी इवेंट इसके अंदर वो जजेस भी मौजूद थे जिन्होंने पहले वाला फैसला के ऊपर अपने दस्तखत सब्ट किए थे। सो इसमें कोई ख़राबी नहीं है, ये लीगल है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। राइट। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि अब इसके बाद वेयर डज इट लीव पीटीआई? ओके, ना पीटीआई की जो स्टोरी है, पीटीआई के जो प्रॉब्लम्स हैं, पीटीआई के अपने किए हुए हैं। वो कैसे हुआ? जब आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ही नहीं कराएंगे, आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का शैम होगा, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं उसका ना टाइम पे इनेकाद होगा ना कोई और चीज़ होगी, तो फिर लॉ विल कम इन मोशन। लॉ केम इन मोशन, और ये एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा आपने देखा होगा। हिस्ट्री इस चीज़ की गमाजी करती है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बारे में उनको 1 नहीं 2 नहीं 3 दफ़ा चांसेस मिले, केसेस वापस गए और उसके बावजूद उन्होंने ये काम नहीं किया। अभी भी आप देख लें कि ऑल्दो देयर इज़ ए चेयरमैन ऑफ द पार्टी, लेकिन बजट तक मंजूर करवाने के लिए उनको जेल में जाना पड़ता है, और वो सारी हदायत वो ऐसे शख्स से ले रहे हैं जो कि पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है और जो कि चेयरमैन ऑफ द पार्टी नहीं है। तो पार्टी डिसिप्लिन की तो हर जगह पर जो है वो धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं और आज भी किया जा रहा है। ऐसे हालात में उनसे वो जो है जो जिसको आप कहते हैं इलेक्शन सिंबल, वो ले लिया गया। जब वो ले लिया गया तो उसका जो है निशान नहीं रहा असेंबली के अंदर। अब पीटीआई जो है वो बिल्कुल एज ए पार्टी डज नॉट स्टैंड एनीवेयर। उनके अपने जो लोग हैं वो भी जो है वो पार्टी के सिंबल पे, पार्टी के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ा। आपने ये भी देखा होगा कि पहले वो एक और पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई थी जी पीपी, ये तहरीक इंसाफ की का एक चरबा था। फिर वो उसके बाद ये सारा सुन्नी तहरीक वाला सिलसिला शुरू हुआ, और ये सब उनकी अपनी की हुई गलतियां हैं जो उनको इस बात में असेंबली से बाहर रखे हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की भी सर कुछ गलती है ना, क्योंकि जो पॉइंट सामने आ रहा था कानूनी माहिरीन की जानिब से वो यही था कि साहबजादा हामिद रजा की जमात है वो 2013 से रजिस्टर है इलेक्शन कमीशन में, लेकिन उन्होंने खुद 2024 के अंदर इलेक्शन आज़ाद हैसियत में लड़ा, और आज़ाद हैसियत में लड़के वो कैसे पार्लिमानी पार्टी बना सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल था जिसका पीटीआई जवाब दे ही नहीं सकी। बिल्कुल सही आपने कहा कि देखिए, और एक और बात भी आप ज़हन में रखिएगा कि ये लिटिगेशन जो है वो तो पीटीआई ने की ही नहीं, ये तो सुन्नी इत्तेहाद ने की, और सुन्नी इत्तेहाद का जो मौक़िफ़ था वो बिल्कुल गलत था। वो इसलिए गलत था क्योंकि वो उसके अंदर उनकी पार्लियामेंट में तो कोई नुमाइंदगी ही नहीं थी। उनका अपना जो सरबराह है वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़के आए थे,
तो they had no legs to stand on, so they have nobody else to blame but themselves. राइट, बट अब क्या रोल है इस वक्त इलेक्शन कमीशन का पूरे सिनेरियो में? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन में जो उनके चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशन है, उनकी तैनाती बहुत ज़रूरी है। जो भी आए, देयर शुड बी ए इलेक्शन कमिश्नर। यही अगर करना चाहते हैं तो उनको लेके आइए, व्हाटएवर। बट इदारों के ऊपर सरबराह जो हैं वो ऐसे होने चाहिए जो कि परमानेंस रखें, जिनको आप एडहॉक बुनियाद पे नहीं कर रहे हो। सबसे पहले तो ये बात है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बारहा कोर्ट कह चुकी है, और खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ की तायीद भी करता है, इयादा भी करता है, तो उसको अमली जामा में पहनाएं कि वो हर वक्त इलेक्शन की तैयारी में रहे। सो वो एक फाल इदारा होना चाहिए जो कि तमाम इन मामलात को देखता रहे। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की बातें हो जाए या पार्टी फंड्स की बात हो जाए, किस तरीके से फंडिंग आ रही है, किस तरीके से इलेक्शन पार्टीज़ के अंदर हो रहे हैं, किस तरीके से पार्टीज़ के डिसिप्लिन को किया जा रहा है, ये उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, और उस रोल को रीगेन करें और अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत को स्ट्रेंथन करें। कितना अहम होगा कि ये मखसूस नशस्तों वाला मामला जो है हमारे सामने दोबारा ना आए? आई मीन एक असम्बली का काम चलता रहे, और जब से ही ऑफिसेज रिज्यूम हो किसी भी इलेक्शन के बाद, उसके बाद इस तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी, शायद गलत लफ्ज़ ना हो, लेकिन ऐसा कुछ मामला ना हो, लटका हुआ कुछ भी ना हो, जो अभी हमें तकरीबन अगले एक साल से ज़ायद लग गया इस मसले को सॉल्व करने में। और फिर आप वही वाली बात कि अब कोई जवाज़ नहीं है नून लीग के पास या हुकूमत के पास कि वो ये कहे कि जी उनके पास पूरी सीट्स नहीं थी, दे हैव द मोर पावर, यू नो। सो कहने का मकसद ये है कि एक साल बाद वो ये कह पाएंगे कि जी हमारे पास ज़्यादा ताकत है। कोई भी हुकूमत आए उसके पास क्लैरिटी तो होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। बहुत खूब आपने बात की। ये मामला जो है ये अदालतों में जाना ही नहीं चाहिए, और अदालतों में उस वक्त मामला जाता है जब उसमें उलझने हों, और उलझनों को दूर करने के लिए ख़ास तौर पर जो कानूनी उलझने हैं या मुश्काफियाँ हैं या जो कहीं पे कोई वैक्यूम रह गया है, उसको फिल करने के लिए पार्लियामेंट ही वाहिद इदारा है। सो पार्लियामेंट को बैठ के इन सब चीज़ों से सीखना है, इन सब चीज़ों से समझना है, और आने वाले दिनों के लिए ताकि इस तरह की चीज़ें जो है रिपीट ना हो, लेजिस्लेशन करनी है। मेरे नज़दीक 5-6 एरियाज़ ऐसे हैं जिन पे लेजिस्लेशन अज़ हद ज़रूरी है। नंबर 1 वो ये है कि जब इस तरह के मामलात हों तो उसके बारे में सराहत से पार्लियामेंट जो है वो कानून साजी करे कि जब कोई पार्टी सिंबल ना हो तो लोग आएँ और वो किस तरीके से वो within a particular period of time क्या होनी चाहिए कानून साजी साहब, आप क्या समझते हैं? और ये जी क्या होना चाहिए इस मामले पर? कानून साजी किस तरह हो सकती है कि पार्टी सिंबल नहीं, आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ सकते हैं? तो नहीं, देखिए मैं बताता हूँ मेरे ज़हन में क्या है, और आई एम सब्जेक्ट टू करेक्शन। कि कोई पाबंदी नहीं है किसी जगह पे भी कि आप आज़ाद हैसियत में इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकिन साथ में ये भी है कि अगर आपने कोई पार्टी ज्वाइन करनी है तो एक टाइम स्पेसिफिक पीरियड है, उसमें आप ज्वाइन कर लें उसको, लेकिन उस पार्टी की प्रेजेंस होनी चाहिए। अब तो यहाँ पे एक चीज़ की करेक्शन कीजिए, हमारी मालूमात में भी इजाफा कीजिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज़ाद उम्मीदवार मिलकर पार्लियामेंट के अंदर ग्रुप बना लें और उसके बाद में वो मखसूस नशिस्तों के लिए अप्लाई करें? ये आइन में इस तरह की कोई गुंजाइश है? अभी तो नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल कानून साजी कीजिए और उसमें ये लिख दीजिए कि जी इंडिपेंडेंट्स भी जो है वो मिल के एक पार्लियामेंट्री पार्टी बना ले, और फिर वो लेकिन याद रखें कि ये जब आप लड़ते हैं ना इलेक्शन, तो आपको एक लिस्ट देनी होती है कि अगर हम इलेक्शन जीत गए एज ए पार्टी तो फिर हमारे ये कैंडिडेट्स होंगे रिजर्व सीट्स के ऊपर। तो ये बहुत सारी जगहों पे आपको चेंजेस लाना होंगे। So this is one of the reasons why PTI could not get these. This is one of the reasons why Sunni Ittihad could not claim them. ये दोनों ऐसी चीज़ें थी जिसके मुतालिक सरहद के साथ जो है वो कानून साजी है, लेकिन इस तरह की सिचुएशन को मीट करने के लिए आप कानून को मज़ीद रिफाइन करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है?
वो है डिबेट इन द असेंबली। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आप एक्सपर्ट्स को बुलाइए, कमेटी के सामने आकर वो ये सब बातें करें ताकि एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके पार्लियामेंट। और ये एक हुस्न है डेमोक्रेसी का, व्हेन यू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। राइट। असद साहब, हम अक्सर ये बात करते हैं कि जो रूट है वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं हो पाती है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें आगे जाकर भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनली भी और अदरवाइज भी हमने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर अभी भी गैप है। मीन लाइक वी बिन हैव हैड फ्रीडम पिछले 75 साल से, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब भी आइडेंटिफाई होती है और हम हैरान होते हैं कि वो 75 ईयर्स और मोर में हम लोग अभी तक सॉर्ट आउट नहीं कर सके उन गैप्स को। क्या है? नेग्लिजेंस है? वी आर स्टिल अ लर्निंग स्टेट? व्हाई? बिकॉज द वर्ल्ड इज मूविंग सो फास्ट और बहुत सारी चीज़ों में गैप्स ऐसा होता है कि आप हैरान हो जाते हैं एज अ लेमैन कि ये अभी भी मौजूद है गैप। 3 रीजंस। 1 कि आपके पास एजुकेट फंडिंग नहीं है इस काम के लिए। आपके पास फंडिंग होनी चाहिए इन मामलात को देखने के लिए, प्रोसिक्यूशन हो जाए, आपके इलेक्शन कमीशन के मामलात हो जाएं, आपके लोकल गवर्नमेंट के मामलात हो जाएं। वी नीड्स फंड्स। जब आपको फंड्स वहाँ पे एलोकेट हो जाएंगे तो वहाँ पे एक स्पीड भी आ जाएगी। नंबर 2, वी नीड टू एजुकेट पीपल, वी नीड टू एजुकेट ऑल्सो द पार्लियामेंटेरियंस विद ग्रेट रिस्पेक्ट। मैं ये बात कर रहा हूँ कि पार्लियामेंटेरियन जो हैं उनको हर वक्त मुतहर्रक होना चाहिए कानून साजी की तरफ। और वहाँ पे फिर कैसे होगा? जब आइडेंटिफाई की जाएंगी लूपहोल्स, वैक्यूम्स और कमियाँ, ताकि वो कमी को दूर किया जा सके, वैक्यूम को पुर किया जा सके और लूपहोल्स जो हैं उनको आप कवर कर सकें। लेकिन असद साहब, आप नहीं समझते ये एस्पेक्ट हो गया। तीसरा एस्पेक्ट के अंदर वोटर ने कहीं ना कहीं सफर जरूर किया है? जी, वोटर तो, मैं बताऊं आपको, जब गुड गवर्नेंस नहीं होती ना, और गुड गवर्नेंस का ताल्लुक तीनों बातों से है। गुड गवर्नेंस का ताल्लुक जुडिशरी से है, गुड गवर्नेंस का ताल्लुक एग्जीक्यूटिव से है, और गुड गवर्नेंस का ताल्लुक मेरे नज़दीक लेजिस्लेचर से भी है। ये तीनों को आपस में बैठ के, ये नहीं है कि आप जब आपस में बैठेंगे तो आपकी इंडिपेंडेंस रोड हो जाएगी। नहीं, ये है शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, ये है शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, ये है शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस। आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ वेरी वी आर लैकिंग। इसी वजह से 75 बरस में हम बेसिकली फ्रेगमेंटेड काम करते चले गए हैं। हमें अब काम करना है कौमी धारे को मजबूत करके एक सिम्त में चलने का, और उस सिम्त का नाम जो है वो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान। दिस इज़ हाउ आई सी इट। बट डोंट यू फील कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे गैप्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं लेकिन उनके ऊपर काम नहीं होता? जब उन पर काम नहीं होता है तो एक आम आदमी यही सोचता है कि शायद नीयत नहीं होगी, या कोई भी पार्टी जो ताकत में है वो उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि बैक एंड फोर्थ देखें ना अशरफ साहब, वही चंद अहम पॉलिटिकल शख्सियात हैं जिनकी लेगेसी है सियासत में पाकिस्तान के साथ फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, जिनको हम ओवर एंड ओवर देखते हैं आते हुए हुकूमतों में। सो ऐसा कैसे हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई गैप हो और वो आइडेंटिफाई ना हो? नहीं, आइडेंटिफाई होते हैं लेकिन वो प्रायोरिटी नहीं रखते। वो प्रायोरिटी क्यों नहीं रखते? वो इसलिए प्रायोरिटी नहीं रखते क्योंकि उनको फिल कर देने से, उनको ठीक कर देने से वोटर जो है वो अपीज़ नहीं होता। वोटर कैसे अपीज़ होता है? जब आप कोई उनके घरों तक गैस पहुंचाते हैं, उनके घरों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाते हैं, उनके मामलात जो है थाने में उसको हल करने की कोशिश करते हैं, उनकी सड़कें बनाते हैं, तो आपकी तवानाइयाँ जो पार्लियामेंटेरियंस भी हैं और जो एग्जीक्यूटिव भी है और जो गवर्नमेंट भी है, वो तवानाइयाँ इस तरफ चलती हैं जहाँ पे ऐसे काम किए जाएं जो कि नज़र आते हैं कि जी ये पुल बन गया, ये सड़क बन गई, यहाँ गैस आ गई, यहाँ बिजली आ रही है। जी बिल्कुल ठीक है। जी, बिस्मिल्लाह। हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। साबिक अटॉर्नी जनरल अपने इस तमाम तर मामलात पर इजहार ख्याल कर रहे थे और बिल्कुल उन्होंने वाजे कर दिया कि कहीं ना कहीं कानूनी सुखम ज़रूर था और है भी, इस मामले में लेजिस्लेशन भी होनी चाहिए। आई थिंक अब मामले को आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए कि दोबारा ना हो और ये गैप और ये डिले ना आए। वेल, जब आज जुम्मे से बारिश हो रही है कराची में, मैंने तो बहुत इन्जॉय किया।
और बड़ा मज़ा आया। और मुझे ऐसा लगा कि बारिश के साथ साथ मौसम तो अच्छा हो ही गया है, लेकिन मेरा मूड भी अच्छा हो गया है। अच्छा, एक बात जो हम काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं कि बारिश ज़्यादा होती है तो ज़्यादा पानी आता है। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ ये भी आजकल हम देख रहे हैं कि बारिश के अलावा कुछ और करो तो वो भी ज्यादा हो जाती है। यानी अगर आप होशियारी करो तो वो ज्यादा होशियारी भी होशियारी करने से ना बिस्ती बहुत ज्यादा होती है। एंड आई थिंक हम इस वक्त जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। और कम से कम हमारी बातों से एक मुद्दा तो मेरे ख्याल में हमारे व्यूअर्स समझ चुके होंगे कि हम किस तरफ इशारा कर रहे हैं, और वो मुद्दा है जनाब सिंतास मुआहदे का। और आर्बिट्रेरी कोर्ट ने वाजे कर दिया है इंडिया को कि भाईजान आप एक तरफा सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकते हैं। और एक दफ़ा फिर से आई फील जवाद के ये एक चपत जो है ना वो इंडिया को रसीद की गई है एक और इदारे की जानिब से। वैसे तो उनके साथ बहुत कुछ हो रहा था जब बिल्कुल, बेइज्जतियों का सिलसिला भारत का मुसलसल जारी है। इसी नोट पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है साबिक कमीशन इंडस वाटर ट्रीटी जमात अली शाह साहब। सर बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें शो में देने के लिए। आप किस तरीके से देखते हैं एक बार फिर भारत को अजीमत का सामना करना पड़ा है, तमाम तरही प्लेटफॉर्म्स पर अजीमत का सामना करना पड़ा, और अब क्या कहते हैं कि एक ऐसा मुआहदा जो आलमी बैंक की सालिसी में हुआ हो उसको एक तरफा तौर पर क्या ख़त्म किया जा सकता है? इतना आसान है क्या? पाकिस्तान ने तो पहले दिन ही कह दिया था कि ये हेल्ड इन बेस का कोई एलिमेंट ट्रीटी में नहीं है, ना यूनिलेटरली कोई पार्टी भी इससे ट्रीटी से बाहर निकल सकती है। लेकिन इंडिया का यही कहना है कि जी हम तो इस मायदे को अब नहीं मानते और हेल्ड इन बेस पे। अभी जब ये स्टेटमेंट्स इंडिया ने दी और पाकिस्तान ने काउंटर स्टेटमेंट्स दी, तो फिर दोनों का जो है वर्ल्ड कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो चल रही थी, हमारे एक रतले और किशनगंगा डैम को जो है वो प्रोसेस कर रहे थे, तो उन्होंने दोनों मुल्कों से पूछा कि ये जो हेल्ड एंड बेस का इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू अभी जो आया है, तो इस बारे में इसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा हमारी प्रोसीडिंग्स पे। जी। तो पाकिस्तान ने जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू 11 जून 2025 को वर्ल्ड बैंक को जमा करा दिया, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई जवाब नहीं आया इसका। और जवाद साहब आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा पॉसिबल भी है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पर अभी तो जो हो रहा है भारत के साथ वो हो रहा है, लेकिन पाक भारत जंग से पहले चले जाएं, यूक्रेन रशिया जंग तक के मामलात जो भारत के थे डिप्लोमेटिक फ्रंट पे वो बड़े अच्छे चल रहे थे, सारे मुल्कों के साथ उनके रवाबत भी कुछ कमोबेश बेहतर ही चल रहे थे, लेकिन उसके बाद उनको लॉस होना शुरू हुआ। सो यू थिंक कि इतनी ज़्यादा नज़र रखने वाले हर चीज़ के ऊपर एक मुल्क को ये नहीं पता होगा कि वो ये मुआहदा ख़त्म नहीं कर सकता? मुझे ऐसा लगता है वो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालना चाहते थे, लेकिन फिर वो जंग भी हारे और वो प्रेशर भी गया और कुछ भी हाथ ना आया। दुरुस्त बात है आपकी कि ये प्रेशर उनका किसी काम नहीं आया। और इससे पहले आपको याद होगा कि वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एजे बंगा जी, उन्होंने भी ये कहा था कि ये जो हेल्ड बेस वाला कोई एलिमेंट नहीं और टीटी को यूनिलेटरली कोई भी डिस्टर्ब या चेंज नहीं कर सकता। तो अभी कोर्ट आर्बिट्रेशन जो हमारे इश्यूज को प्रोसेस कर रही थी, क्योंकि उसमें एक न्यूट्रल एक्सपर्ट का केस है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया दोनों हैं, और एक कोर्ट आर्बिट्रेशन में है। आपको मालूम है कि कोर्ट आर्बिट्रेशन में इंडिया नहीं गया पाकिस्तान के अगेंस्ट, और वो कहते हैं कि हम कोर्ट आर्बिट्रेशन को मानते ही नहीं है, ये इलीगल फोरम है इस इश्यूज के लिए। अब कोर्ट आर्बिट्रेशन ने भी ये फैसला दे दिया है कि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को जो है उन्होंने वे किया है और ये कहा है कि हेल्ड बेस कोई चीज नहीं है, लिहाजा कोर्ट आर्बिट्रेशन की कंपिटेंस टू हियर द केस और न्यूट्रल एक्सपर्ट की कंपिटेंस टू हियर द केस ये कंटिन्यू रहेगी और उसका फैसला जो है टाइमली जो फ्रेम में हम ये करेंगे। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इंडिया को हजीमत तो डेफिनेटली उठानी पड़ी है, क्योंकि बात ये है कि जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, इंडिया ने ये एक्सेप्ट किया हुआ है टीटी में कि कोई भी इशू होगा तो हम कोर्ट में करेंगे, तो लिहाजा कोर्ट लेकिन जवाब साहब मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जब भारत ये कहता है कि ठीक है जी हम तो मानते ही नहीं है आर्बिट्रेरी कोर्ट को, तो वो कहाँ जाना चाह रहा है? क्या जहन में हो सकता है इस वक्त इंडिया के कि ठीक है हम इस कोर्ट से कहीं ऊपर जा सकते हैं? और अगर वो जा भी सकते हैं, एक तो ये कि डू दे हैव एन ऑप्शन, व्हाट आर दे लुकिंग एट, और क्या निकलेगा इससे अगर वो ये बात करते हैं? नहीं जी, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। वो सिर्फ अपनी खिफत मठाने के लिए और जो हिंदुआता का जिन उसके जो है उसके सर पर गालिब है उसको वो पोर्ट्रे कर रहे हैं। अदरवाइज जो है ये इसका कोई फोरम नहीं है। और अगर लेट सपोज
आज तो केस अभी चल रहे हैं और ये कोर्ट को नहीं मान रहा। कल अगर कोर्ट का डिसीजन आ रहा है तो इंडिया उस पर भी कहेगा इसको मैं नहीं मानूंगा। और मैं समझता हूँ कि डिसीजन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, यानी कि डिसीजन देने के बाद उसको मालूम हो गया कि पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जा सकता है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो कई एक्शन ले सकते हैं। अच्छा, वहां पर भी यकीनी तौर पर आप समझते हैं जो पाकिस्तान का सख्त मौक़िफ़ है वो पाकिस्तान की साइड को तक़वियत दे रहा है, मुकदमों को तक़वियत दे रहा है। बिल्कुल वाज़े कर दिया बिलावल साहब ने भी, और हुकूमती जो अरकान है वो मुसलसल इस पर बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोका तो वो एक और जंग के लिए तैयार हो जाए। नहीं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का कोई मौक़िफ़ सख्त नहीं है। मैं सकता हूँ कि इट हैज़ सपोर्ट ऑफ लीगल ग्राउंड्स और ये हक पर मबनी है। पाकिस्तान के इसके बियॉन्ड कोई जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया। उनको ना टीटी के तहत कर सकता है ना कोई और फोरम है। तो लिहाजा इंडिया को अल्टीमेटली जो है ये कोर्ट में आना पड़ेगा, उसके डिसीजन को मानना पड़ेगा। अगर ये अब सवाल ये पैदा होता है कि कोर्ट आर्बिट्रेशन के डिसीजन को अगर इंडिया नहीं मानता तो पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जा सकता है, इस पर सैंक्शन लग सकती हैं और तकरीबन 27 बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट्स ये IBRD इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो यूएनओ के अंडर आता है, अगर वो सैंक्शन लगती हैं तो वो इसकी इमदाद रुक सकती है। तो ये एक छोटा सा मसला नहीं है। इसी तरह यूरोपियन कम्युनिटी से तकरीबन $2 बिलियन के प्रोजेक्ट्स हैं इसके पास। अगर वहां से डिप्लोमेटिक प्रेशर आता है तो इसके प्रोजेक्ट्स वहां से भी रुक सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो ऐसी बात नहीं होगी कि इंडिया टीटी की हेल्ड एंड बेस वो कोर्ट को नहीं मानेगा और वैसे उसको पाकिस्तान जो है वो जाने देगा। जी, पर आपको क्या लगता है जवाद साहब, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इंडिया को फेस सेविंग चाहिए इस पूरे मुद्दे में। उन्होंने एक मामला खड़ा किया एंड उसके बाद लूज एंड है, उनको समझ नहीं आ रहा है इसको ख़त्म कैसे करना है। अगर इंडिया ये सोच भी ले, वैसे तो हम सब जानते हैं कि अगले 10-12 साल तक पॉसिबल ही नहीं है कि जब तक कि वो इस पानी के रिजर्वॉयर्स ना बना सके वो इस पानी को रोक भी सकते हैं, लेकिन क्या इंडिया इनिशिएट कर सकता है? क्या वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास जा सकता है अपना मुद्दा लेकर के जी हम तो आर्बिट्री कोर्ट को नहीं मानते और आप हमारे मामले का इंसाफ करें? देखिए जी, बात यह है कि पहले तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में डायरेक्ट तो कोई नहीं जाएगा। किसके तहत जाएगा? क्या पाकिस्तान ने कोई उसके साथ ज्यादती की है? क्या कोर्ट आर्बिट्रेशन ने कोई फैसला उसके खिलाफ दिया तो जाएगा? अभी तो पाकिस्तान टीटी इम्प्लीमेंट कर रहा है। पाकिस्तान ने उसे कह दिया है कि आपके जो खदशात हैं आपको टीटी को रिवाइज अगर करना चाहते हैं तो हम बैठने को तैयार हैं। अगर आप कश्मीर पे बात जो है वो चलेगी, जैसे यूएसए के प्रेसिडेंट ने कहा है, पाकिस्तान ने कहा हम तैयार हैं। तो उन्होंने कहा ये टेररिज्म की बात है। उन्होंने कहा जो बलोचिस्तान में आपकी तरफ से टेररिज्म हो रही है हमारे साथ बैठें। तो लिहाजा पाकिस्तान ने तो जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है अपनी ये दिखा ली है। और अब ये इंडिया जो है ये बाल जो है ये इंडिया के कोर्ट में है और अब ये इसको देखना है कि वो जाहिर है कि मुश्किल में है। और अभी फर्ज करें, लेट सपोज कि हेल्ड एंड बेस में हमारा ये पानी अगर रोकता है तो 400 से ज्यादा मुआहदे हैं दुनिया में। इसका मतलब है 400 स्टेट से 400 कंट्री अपर रेपेरियन लोअर रेपेरियन का पानी अगर बंद कर देगा तो ये काम तो बंद हो जाएगा, ये तो खलबली मच जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया के इस पॉइंट ऑफ व्यू को दुनिया ने बाई नहीं किया और इसलिए वो आइसोलेटेड हो जाता है, मैं समझता हूँ। बिल्कुल ठीक है। जमात अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक कमीशन इंडस वाटर ट्रीटी। वाज़े कह दिया है कि पूरी दुनिया में भारत की अब सुनी नहीं जा रही है। जो इंडिया ने मौक़िफ़ अपनाया उसको दुनिया बाय नहीं कर रही है। बेइज्जती का ही सामना करना पड़ रहा है भारत को। बिल्कुल। एंड आई थिंक पहले तो हम बात कर रहे थे ना 6-0 के स्कोर के, अब मेरे ख्याल में वो जो SCO इजलास में हुआ है, जो G7 में भारत के साथ हुआ है और जो ये हुआ है, आई थिंक इट्स 9-0 नाउ। वेल, विद दैट लिटिल बिटी ब्रेक आफ्टर दिस। कहते हैं आपको एक बार फिर खुशामदीद। वेल, जो बात मैं करने जा रही हूँ वो बहुत खुशी की तो नहीं है, लेकिन एक ख्याल मेरे जहन में आता है कि दोस्त कौन होता है? वही जो मुश्किल में बिला ज़रूरत सोचे समझे और आपकी मदद के लिए आ जाए और कभी उसको ये ख्याल ना आए कि मैं पहले। मेरे ख्याल में दोस्ती में अक्सर ऐसा ही होता है कि आप सोचते हैं कि मेरा दोस्त। और ऐसा ही कुछ हुआ है मानसेरा में, देखने में आया, जहाँ एक दोस्त को बचाते हुए दूसरा दोस्त भी
डूब गया है। अफसोसनाक वाक़या है, मानसहरा तोरगर में 2 अफराद दरिया सिंध में डूब गए। मकामी गौताखोर अभी तक तलाश में मसरूफ़ हैं। इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे मानसहरा से चौधरी कैसर से। चौधरी कैसर, इब्तदाई तौर पर क्या मालूमात सामने आ रही हैं, क्या वजह बनी थी, किस तरीके से वाक़या पेश आया? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया तोरगर में आया है, जहां पर दोस्त ने अपने दोस्त को बचाते हुए अपनी जिंदगी का जो है वो उसका भी जिंदगी का खात्मा हो गया है। तोरगर के इलाके बलियानी में दोस्त जो है वो दरियाए सिंध में गिर गया था, जिसको बचाने के लिए दूसरे दोस्त ने भी छलांग लगा दी और दोनों दोस्त जो हैं वो बेरहम मौजों का शिकार हो गए हैं। मानसहरा गर्मी से बचने के लिए फिर लोगों ने वहां पर वो काफी उनको ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन दोनों दोस्तों की अभी तक जो है ताहाल जो है वो लाशें नहीं मिली हैं। रेस्क्यू 1112 की टीमें जो हैं वो तलाश में सरगर्दा हैं। तोरगर के दोनों को बचाने की कोशिश में गोताखोर जो टीमें हैं अभी तक वो जो हैं वो उस दरियाए सिंध में कैसे ये बताइएगा कि पानी की सतह कितनी बुलंद है इस वक्त, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पानी उस वक्त इतना महसूस नहीं हो रहा होता, और मुझे लगता है वो जो दोस्त भी अपने दोस्त को बचाने के लिए गया पानी में, अपेरेंटली लगता नहीं है कि पानी आपको खींच लेगा, उसके बहाव का अंदाज़ा हो नहीं पाता, लेकिन जैसे ही आप पानी में स्टेप इन करते हैं वो पानी आपको अपने साथ ले जाता है। इस वक्त क्या सूरत हाल नज़र आ रही है और इक़दामात क्या देखे जा रहे हैं लोगों को मूव करने के लिए? जी बिल्कुल, जो पानी की सतह है वो बारिशों की वजह से काफी बुलंद है और पानी का बहाव जो है वो बहुत तेज है, जिसकी वजह से रेस्क्यू 1112 के जो एहलकार हैं उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूं कि सानिया सवात के बाद जिला मानसहरा के अंदर जो है वो काफी जो है स्याहों के लिए वार्निंग जारी कर दी गई है। स्याहों को जो है वो दरियाओं के किनारे के पास जाकर सेल्फी बनाने से मना कर दिया गया है और बला जरूरत जो है उनको बताएं कि जो दरियाओं के पास इतने होटल बने हुए हैं उनको बंद किया गया है या नहीं किया गया है? जी बिल्कुल, उनके लिए जो है उन होटलों को बंद किया गया है, लेकिन जहां पर वो जो बैठकर वो सेल्फियां बनाते थे उस जगह पर पुलिस एहलकार जो है डीपीओ मानसहरा शफीउल्लाह गंडापुर की तरफ से वहां पर वो तैनात किए गए हैं, ताकि जो दरियाए कुनहार है जो इस वक्त बहुत ज्यादा मतलब है वो तेज है, उसका पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है, उसके ऊपर वो जो है पुलिस एहलकार तैनात है। होटलों के लिए खुसूसी जो है आपने बताया चौधरी कैसर कि यहाँ पर सयाह बड़ी तादाद में मौजूद हैं। 2 नौजवान भी यहीं पर थे, एक दोस्त गिरा और उसके बाद में दूसरे दोस्त ने छलांग लगाई, बचाते हुए जान की बाजी हार गया। रेस्क्यू एहलकार यहाँ पर मौजूद नहीं थे, इतनी बड़ी तादाद में सयाह मौजूद है यहाँ पर? जी, यहाँ पर जो है रेस्क्यू एहलकार जो है वहां पर दरिया सिंध के किनारे जो तोरगर का जो ये वाकया पेश है वहां पर रेस्क्यू 1112 की टीमें वहां पर मौजूद नहीं थी, तो जिसकी वजह से ये वाकया पेश है। और बाद में जो है रेस्क्यू 1112 की टीमें आई हैं, लेकिन उसके बाद जो है अभी तक उन 2 जो नौजवान हैं तो जो बताइएगा जो पहला शख्स पानी में डूबा है वो किस तरह से, क्या वो क्रॉस कर रहा था, उस पानी में नहा रहा था, हुआ क्या, कैसे वो डूब गया? जी, वो दरिया जो है आजकल बहाव पानी जो है वो काफी तेज होता है, जिसकी वजह से उसका पांव फिसला है और वो नीचे गिर गया दरिया कुनहार में, तो दरिया सिंध में। तो उसके बाद जो दूसरा जो दोस्त था वो देख रहा था, उसने उसको बचाने के लिए दरिया में छलांग लगाई है और दोनों जो हैं वो बेरहम वो जो की नजर जो है वो दोनों हो गए हैं। सही। कैसर ये बताइएगा लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और हम जानते हैं मानसहरा वाले रास्ते भी हो गए, खैर मानसहरा वाला तो फिर शायद थोड़ा बेहतर है, लेकिन ओवरऑल अपर एरियाज में हम देख रहे हैं कि लैंडस्लाइडिंग के बाद वो रास्ते इस काबिल नहीं रहते कि आप उन पर 4 व्हीलर भी आसानी से चला सकें, तो फिर क्या रास्ते भी बंद किए गए हैं या अभी तक ट्रैवलिंग जारी है? नहीं, रास्ते तो जो हैं अभी तक वो खुले हुए हैं क्योंकि मौसम जो है साफ है। बारिश रात को हुई है लेकिन अभी तक मौसम जो है साफ है, लेकिन बारिशों के दौरान जो है वो सफर के लिए पाबंदी की गई है कि सयाह जो है वो बिला जरूरत जो है वो सफर ना करें। क्यों पिछले दिनों भी एक वाकया पेश आया है जहां पर आपने देखा है कि एक हादसा हुआ है जिसमें मियां बीवी जो दोनों वो जांबाक हो गए थे। एक छोटा मासूम बच्चा जो था वो 2.5 साल का वो बच गया था। तो रास्ते वो लैंडस्लाइडिंग तो होती है लेकिन रास्ते अभी तक क्लियर हैं। कगान नरान तक जो है रास्ते क्लियर हैं, बाबू सरताब तक जो है रास्ते अभी तक क्लियर हैं। बिल्कुल, अच्छा रास्ते क्लियर है। आपने बताया जो 2 नौजवान यहाँ पर डूब गए हैं, यहाँ पर ये पिकनिक मनाने की गर्ज से आए थे या अभी जैसे सादिया ने पूछा कि यहाँ से गुजर रहे थे, पाँव स्लिप हुआ, गिर गए, क्या एक्चुअली क्या वाकया हुआ है? ये एक्चुअली ये ऐनी शाहिदीन उनका तो ये कहना है कि ये दोस्त जो थे वो एक वो दरिया के किनारे खड़ा हुआ था, उसका पाँव स्लिप हुआ है, उसमें गिर गया। दूसरा जो था वो उसको बचाने के लिए उसने छलांग लगाई है
वो पानी का बहाव इतना तेज था, वो उन दोनों को बहा कर ले गया। अभी तक उनकी डेड बॉडीज जो है वो रिकवर नहीं हो सकती हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया चौधरी कैसर, इस पर आपने हमें तमाम से आगाह किया। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, हम दोस्ती की बात तो कर रहे थे जवाद, लेकिन मेरे जहन में ये बात आती है कि कहीं भी जब तक कि आप एक्सपर्ट ना हो, मतलब कहीं आग भी लग जाए, कोई बिल्डिंग गिर जाए, खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी हादसा हो जाए, वाकया कोई ऐसा रूनुमा हो जाए, अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो आगे ना बढ़ें, अपनी जान को ख़तरे में ना डालें। इस बात को ज़हन ज़रूर रखें कि जो जा रहा है हमें उसका अफसोस तो है, लेकिन ये आपको अपनी ज़िम्मेदारी भी देखनी है कि आपको कितने लोग पीछे जो हैं जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, इसका भी ख्याल हमें रखना। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। वो कहते हैं ना कि माजूरी मजबूरी नहीं है। पाकिस्तान में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले एक ऐसी बाहिम्मत और हौसलामंद मंदूब से सादिया जिन्होंने अपनी माजूरी को कमज़ोरी नहीं बनने दिया, बल्कि अब तो ये कहना चाहिए वक्त के साथ साथ हमें जवाद के यू नो पीपल विद स्पेशल एबिलिटी, क्योंकि यही तो कुछ है। अब हम ये नहीं कहें, मुझे ये पता है कि जब आपके पास कोई एक चीज़ नहीं होती तो आपके पास 100 और चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपका ध्यान रहता है। तो इसलिए मैं ये बात करती हूँ कि अगर किसी की कोई हिस्स मौजूद नहीं है उसके पास, तो वो और किसी चीज़ में बहुत ही केपेबल होगा, और बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। काबिल फ़ख्र खातून पाकिस्तान की सफारतकार साइमा सलीम, जो पाकिस्तान की नाबीना सफारतकार हैं और पाकिस्तान के पहले उस फ़र्द में शामिल हैं जिन्हें सफारती जज्बात अंजाम दिए हैं, और ये खदमात उन्होंने अंजाम दी। पाकिस्तान का जो तमाम तर मुद्दा है, ना सिर्फ उस UN में जिस तरह से हमने उनकी तकारीर देखी हैं, चाहे वो फ़लस्तीन का मामला हो, सोवान इंडिया का मामला हो, कितने भी मिशंस में वो अमन मिशन की रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उनकी स्पीचेस इतनी पावरफुल और इतनी सॉलिड होती हैं कि मैं कहती हूँ क्या ही बात है। आई मीन लाइक द प्राइड शी इज़ फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे। जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन के लिए इंसानी हुकूक़ की दूसरी सेक्रेटरी हैं ये, और उन्होंने अंग्रेज़ी अदब में MA MPhil की डिग्री भी हासिल की है। इस वक्त भी CSS के इम्तिहान में वो वाहिद ऐसी नाबीना लड़की थी जिन्होंने छठी पोजीशन हासिल की। बिल्कुल, और हम ये भी जानते हैं कि जब किसी भी ऐसे शख्स का सफ़र शुरू होता है तो उनको बहुत सारी जंगें लड़नी होती हैं जो हमारे इल्म में नहीं होती हैं, और ये उनके साथ हुआ भी, चाहे फिर उनका यूनिवर्सिटी हो, उनका कॉलेज हो, और उनको बारहा ये कहना पड़ा, बताना पड़ा कि भाई मैं कंप्यूटर पर अपने एग्ज़ाम्स देना चाहूँगी, जो एक रवायती सिस्टम है उस पर नहीं दे सकती, और उसके लिए उन्होंने ना सिर्फ जंग लड़ी बल्कि मेरे ख्याल में खुद तो वो जंग जीती, और आने वाले कितनी ऐसी नाबीना लोग होंगे जो कि इस फैसिलिटी को इस्तेमाल करते होंगे, जो कि आपका राइट है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, उन्होंने एक मिसाल उनके लिए कायम की और एक्चुअली रास्ता खोला है। दिस इज व्हाट हैपेंस, जब आप हिम्मत करते हैं तो आप कईयों के लिए रास्ता खोल देते हैं। हमारे साथ मौजूद है साइमा सलीम, अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तानी रुकन। बहुत शुक्रिया एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वी फीलिंग वेरी प्राउड दैट यू आर विद अस। आपने नाबीना होने के बावजूद CSS में छठी पोजीशन भी हासिल की है। इस कामयाबी के पीछे क्या मुहर्रिकात और अवामिल थे जिन्होंने आपको दूसरों से मुमताज़ किया? वो तो आप पहले ही हैं विद द एबिलिटी दैट यू बोर्न, बट आई रियली वांट टू नो कि आप इस तरफ कैसे आए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। बेसिकली जब मैं मास्टर्स में पढ़ रही थी तो मुझे मालूम हुआ, पहली दफ़ा पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अलाउ किया पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को CSS में अपेयर होने का। तो मुझे शौक था अपने एकेडमिक बैकग्राउंड की वजह से। मैं पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट थी, तो मुझे फैसिनेट किया कि मुझे भी ट्राई करना चाहिए। तो मैंने फॉरेन सर्विस ज्वाइन करने की खातिर CSS के एग्ज़ाम में अपेयर हुई, और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी उसमें। अच्छा साहिबा, ये ब्रेल के ज़रिए पढ़ना, फिर अक़वाम मुत्तहिदा जैसे आलमी फ़ोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना, ये एक यकीनी तौर पर मुनफरिद तजुर्बा है। क्या आप अपनी रोज़मर्रा सिफारती ज़िम्मेदारियों में किसी ख़ास चैलेंज या दिलचस्प वाक़े को शेयर करना चाहेंगी? जी, मैं दिलचस्प वाक़या तो नहीं, बट एक लर्निंग एक्सपीरियंस है मेरे लिए भी और दूसरों के लिए भी। मैं ब्रेल सिर्फ इस्तेमाल करती हूँ डॉक्यूमेंट्स रीड करने के लिए, क्योंकि आपको फ्लो में सुनना पड़ता है। इसके अलावा डेली रोज़मर्रा के कामों के लिए मैं बहुत सारी असिस्टिव टेक्नोलॉजी ने प्रोग्रेस कर लिया, तो मैं काफ़ी सॉफ्टवेयर्स की मदद से करती हूँ। जिस तरह मैंने CSS का एग्ज़ाम भी, पाकिस्तान में पहला कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम मेरे लिए कंडक्ट कराया गया, तो मैंने कंप्यूटर पे अपने सारे पेपर्स टाइप करके दिए थे। तो एज सच चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ते, बट लोगों को
इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि आपका कम्युनिकेशन का तरीकाकार क्या है। अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं, अगर हम आपको ईमेल भेजें या फिर हम आपको मैसेज भेजें व्हाट्सएप पे, वुड यू बी एबल टू रीड? तो बिल्कुल मैं सारा कुछ पढ़ती हूँ और सारा कुछ एक्सेस कर सकती हूँ, और इसी वजह से मैं बहुत इफेक्टिवली अपने दूसरे कॉलीग्स के साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करी। एग्जैक्टली अरे अच्छा, मेरे जहन में आ रहा था कि लाइक बीइंग अ पर्सन जो कि रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं उन सारी नाबीना ख़वातीन को और इवन मर्द हजरात को जो पढ़ रहे हैं और किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर अपना काम करना चाहते हैं, एक सफारतकार के तौर पर आपकी कामयाबी नौजवान लड़कियों के लिए, माजूर अफराद के लिए लाइट है। आप इन नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि मुश्किलात तो बहुत हैं, ख़ासकर अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो अभी तक ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि आपने कैसे इस तरह के लोगों को जो है अपने साथ शामिल करना है। जी, मेरा ख्याल से अगर आप में हिम्मत हो और अज़्म हो और आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको आपकी मंजिल अचीव करने से नहीं रोक सकती। बिकॉज़ अल्लाह ताला भी उसी शख्स का साथ देता है जो अपनी काविश से, अपनी एफर्ट से ज़िंदगी में माइलस्टोन्स अचीव करना चाहते हैं, और तब सारे चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज़ में बदल जाते हैं। एक दफ़ा आप अपना इरादा कर लें और पॉजिटिविटी के साथ अपने एम के लिए प्रोग्रेस करते रहें और आगे चलने की काविश रखें, तो आप हर चैलेंज को ओवरकम कर लेते हैं। जैसे कि मेरे लिए पाकिस्तान में पहली दफ़ा सिविल सर्विसेज में ज्वाइन करने के रूल्स चेंज किए गए ताकि मुझे फॉरेन सर्विस में ज्वाइन करने की इजाज़त मिल सके। तो इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मेरा यूथ को पैगाम यही होगा कि आप अपनी पोटेंशियल में बिलीव करें, अल्लाह पे फेथ रखें, और वो आप अचीव कर सकेंगे जिसका आपने शायद ख्वाब भी नहीं देखा होगा। बिल्कुल अच्छा साइमा, बहुत ज़्यादा हर्डल्स भी आई होंगी आपके इस सफ़र के अंदर। हम जानना चाहेंगे कि साइमा सलीम के सफ़र में वजारत ख़ारजा में शमूलियत से लेकर अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मिशन तक का सफ़र कैसा रहा? जी, सफ़र आई थिंक फुल ऑफ लर्निंग था, और पाकिस्तान के लिए काम करना एक आपको ज़ाती तौर पे सेटिस्फैक्शन मिलती है। लेकिन मैं ये कहूँ कि ये चैलेंजेस के कोई मैंने चैलेंज फेस नहीं किया तो वो शायद कहना मुनासिब नहीं होगा। ये सफ़र सर्विस ज्वाइन करने से लेके यहाँ तक पहुँचने का फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी था, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम चैलेंजेस भी फेस किए। और वो चैलेंजेस ज्यादातर हम जो फेस करते हैं वो उसकी रीजन ये होती है कि हमारे माशरे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि किसी के साथ अगर डिसेबिलिटी है उसका मतलब एब्सेंस ऑफ एबिलिटी नहीं होता। उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि आपने अडेप्ट करना है और इन्वायरमेंट को एक्सेसिबल बनाना है, और अपने जो एक जिसको एटीट्यूडनल बैरियर्स कहते हैं उनको ओवरकम करना है। तो चैलेंजेस भी फेस करने पड़े, बट अल्लाह का शुक्र है मेरे बहुत सपोर्टिव कॉलीग्स रहे और मेरे मेंटर्स ने मुझे गाइड किया एवरी स्टेप ऑफ द वे सर्विस में। तो उनकी असिस्टेंस से, उनकी गाइडेंस से मैं वहाँ तक पहुँची जहाँ तक मैं पहुँचना चाहती थी, और आगे भी फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। और इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम की दुआओं के साथ ज़रूर मैं अपना बेस्ट एफर्ट करने की कोशिश करूँगी कि मैं पाकिस्तान के लिए अच्छी तरह कंट्रीब्यूट कर सकूँ और पाकिस्तान की इमेज को बेहतर बना सकूँ। बिल्कुल साइमा, आई टोटली एग्री विद यू कि कोई भी माजूरी का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप टोटली डिसेबल हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस माशरे में रहते हैं वहाँ के लोग आपको ऐसा महसूस ज़रूर करा देते हैं कि आप डिसेबल हैं, या आप पता नहीं आपके लिए बहुत मुश्किल है। कभी किसी शख्स को ये नहीं लग रहा होता शायद कि वो मुश्किल में है, दूसरे ये एहसास दिलाते हैं। बट विद द स्पैन ऑफ टाइम मुझे लगता है यू मेक अ कम बैक। आपको कब ये फील हुआ कि यही मेरी ताकत है और इसी के साथ मैंने आगे बढ़ना है, यही इसी के साथ सर्वाइव करना है? देखिए जी, हर सोसाइटी में जो इतने भी वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। हमारे माशरे में भी माशरती रवैयों से लेकर पॉलिसीज तक बहुत से चैलेंजेस हैं। लेकिन आपने जिंदगी में अपने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में टर्न करना, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स को स्टेपिंग स्टोन्स बनाना अपनी काविश से, अपनी पॉजिटिविटी से और अपनी लगन से करना होता है।
मेरा ख्याल से ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स बहुत सी पॉलिसीज पाकिस्तान में चेंज हुई है, बड़ी पॉजिटिव लेजिस्लेशन हुई है। एक वक्त था कि जब मुझे अपना केस फाइट करना पड़ा कि मैं फॉरेन सर्विस ज्वाइन करना चाहती हूँ। मैंने पाकिस्तान में तो ओवरऑल 6 पोजीशन ली है और मेरा राइट है कि मुझे फॉरेन सर्विस ज्वाइन करने की इजाज़त दी जाए। और फिर वो वक्त भी आया जब लाहौर हाई कोर्ट ने जजमेंट पास की कि कोई भी किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी को कोई भी सिविल सर्विसेज के ऑक्यूपेशनल ग्रुप ज्वाइन करने से नहीं रोक सकता, बिकॉज वो कॉन्स्टिट्यूशनली और जो ह्यूमन राइट्स लॉज के मुताबिक वो डिस्क्रिमिनेशन है। तो बहुत सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हुई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हमारी पॉजिटिव लेजिस्लेशन है नेशनल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, और बहुत सा काम हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ मजीद भी होने की गुंजाइश है और ज़रूरत है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे जो सोसाइटल और एटीट्यूडनल बिहेवियर जो इश्यूज़ हैं उन पे काम करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस रेजिंग की ज़रूरत है, जिसमें आई थिंक मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अच्छा साहिब, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हर्डल्स होती हैं स्पेशल अफराद के लिए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए, और अगर सिनफ नाजुक हो तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। आप क्या समझती हैं, खुसूसी अफराद की तालीम और मुलाजमत के लिए सहूलियात में पाकिस्तान में बेहतरी आई है, और अगर नहीं आई तो फिर कौन से ऐसे पॉलिसी इक़दामात होने चाहिए जिनकी फौरी तौर पर ज़रूरत है? जी मेरा ख्याल है ओवरऑल मैंने जैसे मेंशन किया पिछले कुछ सालों में काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं और बेहतरी आई है और मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश भी है। जिस तरह से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, उनको जिनको एक इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है जिसको रीजनेबल अकोमोडेशंस कहते हैं, विच मीन्स के उनको जो असिस्टेंस की ज़रूरत है इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की, चाहे वो सॉफ्टवेयर से लेकर फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स में रैंप्स बनाने से लेकर और छोटी मोटी सहूलियात जो उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, उस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह जिस तरह पॉजिटिव तरीके से गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, मीडिया सारे अपना अपना कंट्रीब्यूशन इसमें अदा कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली हम रवैये भी बदलेंगे और मजीद हम साइमा, आई टोटली एग्री विद यू। मुझे ऐसा लगता है जितना ज़्यादा आप लोगों को इंक्लूड करते हैं, चाहे किसी की हेयरिंग का प्रॉब्लम हो या चाहे किसी की साइट का प्रॉब्लम हो, वो लोग माशरे में रहना सीखते हैं, इंक्लूसिव फील करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बनता है, यू नो। एंड अ राउंड ऑफ अपलॉज फॉर यू, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब एंड बीन अ लाइट फॉर सो मेनी पीपल। बिल्कुल, और साइमा जैसे लोग बहुत ज़बरदस्त मिसाल है पाकिस्तान में उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि उनमें किसी किस्म की कमी है और वो आगे नहीं बढ़ सकते। मैं तो जवाद आई वुड रियली करेक्ट यू, भैया ये कमी नहीं होती, बस हम उसे परसीव ऐसे करते हैं जो लोगों के लिए मुश्किल बन जाती है। वेल, यहाँ पे ले रहे हैं एक ब्रेक, आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। बारिशों की ही बात हो रही है। मुल्क भर में मॉनसून का ज़बरदस्त स्पेल जारी है और सिर्फ 3 दिनों के दरमियान अब तक 64 अफराद जान की बाजी भी हार चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर जो बारान रहमत है ना सादिया, ये जहमत बनते हुए देर नहीं लगाती है, क्योंकि हमारी भी कुछ बेहतियाती होती है और फिर हुकूमत की जानिब से किसी किस्म के कोई इक़दाम नहीं किए जाते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चल रहा है जो सवात में वाक़या हुआ, उसको लेकर हुकूमत पर भी तनकीद हो रही है और कुछ लोग उन लोगों पर भी तनकीद कर रहे हैं जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, फैमिली। ये सारा वाक़या जिस तरह से इनिशिएट हुआ उसमें बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि यू नो जवाद, ये जब परसों ये वीडियो सामने आने लगी तो सब ये सोच रहे थे कि कोई फैमिली शायद वहाँ पर जा नहीं सकती, इस तरह के इलाके में कोई कैसे ही पहुँचेगा और वहाँ तक कैसे जाएगा। बाद में खैर उस वक्त तो सब तनकीद हुकूमत पर करने लगे, चाहे फिर वो फेडरल गवर्नमेंट हो या केपी गवर्नमेंट हो, लेकिन बाद में फिर जब रियलाइज़ हुआ कि जी ये पिक्चर के लिए वहाँ पर पहुँचे थे, तो फिर लोगों को ये भी हुआ कि यार एहसास ज़िम्मेदारी भी कुछ चीज़ होती है। आपको इस तरह की सूरत हाल में ऐसे पानी में जब इतना तेज पानी है जाना नहीं चाहिए। और ये फुटेज देखें जो हम अपने व्यूअर्स को इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, मैं चाहूँगी कि हम एक दफ़ा दोबारा इसे प्ले करें सो दैट लोग देख सकें कि यू नो देख कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं जिस तरह से वो लोग वहाँ थोड़ी सी जगह के ऊपर खड़े हुए हैं और उस किनारे से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और पानी का बहाव देख रहे हैं, एक एक करके पानी में, और पानी का बहाव इतना तेज़ है और पानी इतना बेरहम हुआ है कि इसमें कोई कैसे ही, मतलब कोई एक्सपर्ट तैराक भी होगा ना तो वो अपने आप को नहीं संभाल सकता, क्योंकि पानी का बहाव एक तरफ जा रहा है और वो अपने साथ बहुत ज़्यादा। और दरियाओं की मिट्टी का एक ख़ास, आई बिन यू नो, आप खुद भी गए होंगे, दरिया की मिट्टी का एक ख़ास बात ये होती है कि ये आपको
जमाने नहीं देती पैर, आप इसमें धंसते चले जाते हैं। तो अगर आपका पानी आपके चेस्ट लेवल से नीचे भी होगा ना, आपके लिए बड़ा मुश्किल है हल्के से बहाव में भी अपने आप को संभालना। तो अच्छा, यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये भी रही, बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बिल्कुल, अच्छा ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी जान खतरे में ना डालें। जो लोग यहाँ पर जो होटल मालिकान है, जहाँ पर वो नाश्ता करने के लिए आए तो उसके बाद में सेल्फी लेने के लिए गए थे, वो मुतनब्बे कर सकते थे, तब भी कर सकते थे कि भाई रेला आ रहा है, आप मत जाएं। आई टेल यू जवाद, लोग नहीं सुनते, उनको इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनवर शाह मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कल ये जी वालेकुम अस्सलाम अनवर, ये परसों से फुटेज आ रही है, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त अब क्या सूरत हाल है। हमने ये तो बड़ी बात की कि लोग लापरवाही करते, कुछ हुकूमत की जानिब से भी इकदाम होने चाहिए, लेकिन अब तो ये हो चला है, तो उसके बाद अब क्या किया जा रहा है, किस तरह से लोगों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज जो वाक़या आया था, अफसोसनाक वाक़या, उसमें तकरीबन 15 अफराद जान से गए हैं। उसके बाद हुकूमत ने यही इकदाम उठाया है कि चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा शाह अली शाह ने अगले ही रोज स्वात का दौरा किया था और उन्होंने दरिया स्वात के किनारे कायम तमाम तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म दिया था, जिसके बाद कल से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है। दरिया स्वात के किनारे जितनी भी होटल्स है, अयूब ब्रिज से लेके फिजागढ़ बाईपास तक, उसको मौसमार किया जा रहा है। कल भी 16 के करीब होटल जो थे, ये बड़ी अजीब सी बात है अनवर, अभी तो हुकूमत की सारी तवज्जो वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनको इवैक्यूएट करके उनको किसी अच्छे मकाम पर पहुंचाने की होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर तो टूरिस्ट ही होंगे ना उसमें। अभी मिसमार क्यों? मिसमार तो पहले कर लेना चाहिए था, बारिशों से पहले ये इकदाम उठा लेना चाहिए था कि यहाँ पर लोग आते ही नहीं। जी बिल्कुल, आपकी बात बजा है। असल में इंतजामिया की तरफ से दफा 144 भी नाफिज किया गया था, लेकिन चूंकि ये होटल गैर कानूनी तौर पर ये दरिया स्वात के किनारे बने हैं, कानून इसका इरिगेशन का ये दरिया से 200 फीट के फासले पे आप तामीरात कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। लेकिन ये बिल्कुल दरिया स्वात के किनारे बने हैं। आप स्वात का कभी विजिट करें तो आपको पता चलेगा कि बहुत से होटल ऐसे हैं जिनके पिलर्स दरिया में ही उन्होंने गाड़े हुए हैं और वहाँ पे होटल्स बनाए हैं। हर दफा जब सैलाब आता है तो ऐसे होटल जो मौत बांट रहे होते हैं एक्चुअली, और खासकर इस मौसम में ऐसे होटल भी आपने प्राइस भी देखी है कितनी हाई होती है। वहां स्टे करना आम बंदे का काम नहीं है। यानी एक तो वो मौत बांट रहे हैं और एक ये कि वहां पर स्टे इतना महंगा है क्योंकि उसका व्यू समंदर के बिल्कुल दरिया के बिल्कुल पास है। जी बिल्कुल, और ऐसे होटलों में जी सयाहों का रश भी बहुत ज्यादा होता है। असल में इस वाक़े के बाद ही एक सवाल उठाया जा रहा है सिविल सोसाइटी की तरफ से कि इन होटल्स को एनओसी किसने जारी की है और ये किसके हुक्म से ये होटल बने हैं। ये तो अनवर आप हमें बताएंगे, क्योंकि वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बिल्कुल वाज़े किया था कि सवात में जिस तरीके से होटल्स मालिकान को लाइसेंस दिए गए हैं, दरिया किनारे जो होटल बने हैं, खैबर पख्तूनख्वा के सहाफ़ी बखूबी जानते हैं। ज़रा आप भी बता दें कौन कौन मुलव्विस है इसके अंदर। जी बिल्कुल, ये मौजूदा हुकूमत का ही सारा कारनामा है। 13 साल हो गई पीटीआई की हुकूमत यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में है और इसमें बहुत से ऐसे होटल है जो अभी रिसेंटली बने हैं, जिसको 2 साल हो गए, 3 साल हो गए या 1 साल हो गया है। और कुछ जगहों पर अब भी दरिया के करीब ही होटलों की तामीर का अमल जो है वो जारी है। तो ये सारा सूबाई हुकूमत के हुक्म से, ये मर्जी से यहाँ पे होता है। तो यही वजह है कि यहाँ पे अभी ये मुस्मारी का जो अमल है ये भी इन्होंने अपनी उस गलती को छुपाने के लिए दोबारा शुरू किया है। अंदर ये भी तो बात है ना कि ऊपर से जो जंगलों की कटाई कर रहे हैं उससे पानी का रुख भी अब बदलता चला जा रहा है, पानी और ज्यादा फैलता चला जा रहा है नीचे, क्योंकि ऊपर से जब भी पानी का बहाव तेज होता है बारिशों की वजह से, तो आगे पहले तो दरख्त थे, जंगल थे, जहां से पानी के बहाव में हम देखते थे उसके प्रेशर में कमी आ जाती थी, अब वो भी नहीं होता। उसके लिए भी किसी को निशानदेही करनी पड़ेगी या उसके लिए कोई इकदाम शुरू किया गया है ऑलरेडी? जी बिल्कुल, कालाम से लेके बहरीन तक जितनी भी ये घने जंगलात है स्वात की या स्वात दीगर इलाकों में जितनी भी घने जंगलात है, उसमें एक माफिया जो है वो जंगलात की बेदरीख कटाई कर रही है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जगह जगह पे अब पहाड़ों पर आग भी लगा दी जाती है। तो इस वजह से जंगलात जो है वो तकरीबन खत्म होने के करीब है और इस वजह से स्वात का जो हुस्न है वो भी मान पड़ता जा रहा है। लेकिन अभी तक जंगलात की कटाई में किसी को भी कानूनी तौर पर कोई ऐसी हम नहीं आमतौर पर तो हम ये देखते हैं अनवर कि ये जो होटलिंग का मामला है इसमें होता ये है कि एक तो निचले लेवल पर भी ये रिश्वत वगैरह देकर काम जो है अपना करवा लेते हैं, और अगर वाइडर होराइजन पर देखें तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कोई रिश्तेदार जानने वाला जरूर होता है जिसका कोई होटल होता है। ये जंगलों की कटाई का क्या मामला है? जी इसमें भी एक माफिया मुलविस है और बड़े पैमाने पे ये जंगल दरख्त जो है
ये रात को काटे जाते हैं और सुबह ये फिर गायब कर दिए जाते हैं। रातों रात गाड़ियां भर दी जाती है। कई मौकों पर इनको फॉरेस्ट वालों ने गिरफ्तार भी किया है, लेकिन इसमें बाज़ औक़ात जो है उसका जो फॉरेस्ट का महकमा है उसके एहलकार भी मुलविस होते हैं और उनकी मिली भगत से ये सारा सिस्टम जो है यहाँ पे चल जाता है। चले, अब तो जो हुक्म दिया गया है कि यहाँ से दरिया के किनारे से होटल्स का खात्मा किया जाए, 16 होटल्स आपने बताया कि कल भी मस्मार किए गए थे। उसके बाद में हम देखते हैं कि ऐसी जगहों पर ये जो टूरिस्ट पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर अगले ही रोज़ दोबारा से कोई ना कोई ढाबा लगा के और बैठ जाते हैं, वहाँ पर आके उनके वेटर घूम रहे होते हैं वहाँ पे, और ज़ाहिर है वहाँ जो मौजूद टूरिस्ट हैं उनको कहीं ना कहीं से तो खाने पीने का भी बंदोबस्त करना होता है। तो क्या वो लाकानूनियत दोबारा शुरू हो गई है और या फिर अमल दरामद इस वक्त सख्त किया गया है? जी बिल्कुल, परसों जो ये वाकया हुआ है उसके बाद अब हालात काफी सख्त कर दिए गए हैं। जो होटल थे उनको भी मुस्मार किया जा रहा है और जो दरिया के करीब ढाबे लगाई गई थी समोसों पकौड़ों की या चाय की, उनको भी खत्म कर दिया गया है। तो पहले भी यहाँ पे जब इस तरह का सैलाब आता है, इस तरह वाकयात इकदाम शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो वक्ती तौर पर होते हैं। 1 महीना 2 महीने गुजरने के बाद दोबारा वही तामीरात शुरू हो जाते हैं और यही सिलसिला दोबारा चल पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। ये बताइए, हर साल सैलाब आता है, हर साल पानी का बहाव बढ़ जाता है, लेकिन हर साल ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। तो बारिश तो एक है ही, लेकिन गर्मी की वजह से ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से भी पानी का बहाव बढ़ता है। कोई एस्टिमेशन लगाया गया है इस साल भी कि कितने पानी का बहाव तेज़ होगा? क्योंकि इस तरह का कोई अलर्ट आया नहीं कि भाई इस इलाके में इतना पानी होगा, आपको नहीं आना। ये ज़रूर कहा गया कि जी एहतियात करें, पानी बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, से अलर्ट तो जारी किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इंतजामिया बैठी है वो सिर्फ उस अलर्ट को आगे फॉरवर्ड कर देती है। इसके अलावा इस पर कोई खास अमल दरामद नहीं हो जाता। जैसा कि मैंने कहा कि दफा 144 एक हफ्ते कबल यहाँ पे लगाया गया था, लेकिन पुलिस मौजूद नहीं थी ताकि वो लोगों को दरिया से दूर रखे। इंतजामिया का कोई बंदा नहीं था जो लोगों को जब एक हफ्ते पहले दफा 144 लगी, उस वक्त इन होटलों को कहा गया कि आप अपने होटल बंद कर दें या आप यहाँ पर इतने लिमिटेड लोगों को ही रख सकेंगे और उन लोगों को भी आप मतलब उनकी सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी होगी कि कोई भी यहाँ इस किनारे ना पहुंचे पानी के? जी बिल्कुल, जब दफा 144 नाफिज किया जाता है तो वो तो आमतौर पर सारे होटलों को और आवाम को उनकी इत्तला दी जाती है, लेकिन यहाँ पर जो सयाह आते हैं, मेन बात असल में ये है कि यहाँ पर जो सयाह आते हैं उनको ये पता नहीं होता कि भाई यहाँ पे दफा 144 लगा हुआ है, और होटल वाले भी उसको इस वजह से नहीं कहते क्योंकि होटल उनका दरिया के किनारे होता है। अनवर, आपने बताया कि सयाहों को नहीं पता होता, लेकिन वो पता नहीं कितनी ज्यादा चेक पोस्ट हैं जिन्हें क्रॉस करके वो यहाँ तक पहुँचते हैं, वहाँ उन्हें मुतनब्बे नहीं किया जाता कि आप जिस एरिया में जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए वहाँ पर दफा 144 नाफिज है। बिल्कुल, उनको तो टूरिस्ट स्पॉट के हवाले से फैसिलिटेशन सेंटर यहाँ पे बनाए गए हैं, लेकिन जब हमारी यहाँ पे सयाहों से बात हुई अगले ही रोज और उसी दिन जब ये वाकया हुआ तो सयाहों का यही कहना था कि हमें तो हम पहली दफा आते हैं या दूसरी दफा आ रहे हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि यहाँ पे दफा 144 लगा हुआ है और दरिया के करीब जाने पे पाबंदी है, और ना होटल वाले उन्हें ये कहते हैं कि भाई आप दरिया के करीब ना जाए क्योंकि दफा 144 लगा हुआ है। ठीक है। और एक चीज़ और मेरे जहन में अनवर अभी आ रही थी जब आप मुझे ये सारी सूरत हाल हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि एक होती है टूरिस्ट पुलिस, और हम देखते हैं पिछले कुछ सालों में इसके ऊपर ज़रा सा ध्यान भी दिया गया है कि ख़ास कर लोगों को एक अलग नफरी जो है वो डेडिकेट कर दी जाती है जो लोगों को इन्फॉर्म्ड रखे, उनसे बात करे। तो उसका क्या काम है फिर? वो कौन से इलाकों में है? जी बिल्कुल, टूरिज्म पुलिस जो है वो बालाई स्वात की जितने भी तफरीही मकामात है, मदियन, बारेन, थालाम, मलम जब्बा, उसी रूट पे जगह जगह तैनात होते हैं, लेकिन चूंकि ये वाकया मिंगौरा शहर के अंदर पेश आया है और बिल्कुल सिटी में है तो यहाँ पे टूरिज्म पुलिस मौजूद नहीं होती। राइट, अच्छा आपने बताया टूरिज्म पुलिस मौजूद नहीं होती है अनवर, लेकिन फैसिलिटेशन सेंटर्स तो यहाँ पर मौजूद हैं, ये किसी काम भी आते हैं टूरिस्ट के या नहीं? बिल्कुल जी, टूरिज्म जो फैसिलिटेशन सेंटर है यहाँ पे बनाए गए हैं, और खुसूसन जब स्वात में आप एंटर होते हैं, बाबे स्वात डिस्ट्रिक्ट जब आप एंटर होते हैं तो वहाँ पर भी फैसिलिटेशन सेंटर है, लेकिन वहाँ पर सयाहों को सिर्फ वेलकम किया जाता है और उनको सयाहती इलाकों के हवाले से गाइड किया जाता है कि जी फलाला का इतना फासले पे है, वहाँ पर आपको ये सहूलतें है, लेकिन जो कवानीन लागू होते हैं या उनको इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत होती है
तो वो इनको नहीं बताया जाता, जिसकी वजह से ये सयाह जो है ये और बता भी दिया जाए तो वो कौन सा अमल दरामद कर रहे होते हैं। अनवर हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अनवर फॉर द डिटेल्स। और जब मेरे जहन में बात आ रही थी वो ये आ रही थी कि भाई लोगों की अपनी जिम्मेदारी भी होती है, और जब भी कभी आप अपर एरियाज में जाएं आपसे हाथ जोड़कर ये दरख्वास्त है कि यहाँ से वेदर अपडेट लेकर जाया करें, क्योंकि अब मौसम बदल गया है, बारिशें जल्दी होने लगी हैं, लैंडस्लाइडिंग बारिशें तो चाहिए होती है सादिया, और पानी का निजाम वहाँ पे जो हमारे घूमने फिरने के लोग नहीं है। जो आप यहाँ से कराची जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये कराची से जाने वाले या नीचे इन इलाकों से जाने वाले लोगों को वेदर देख के जाते हैं कि बारिश होगी तो उसको जाके एंजॉय करेंगे, लेकिन खतरे दिल भी तो बहुत बड़ा होता है। रिसर्च बहुत जरूरी है और ये आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि जिंदगी आपकी है। हमने मैं कराची वालों का जिक्र करी थी कि जो कराची से जाने वाले उनको अंदाजा ही नहीं, उन्होंने पानी देखा नहीं, उनके घरों में पानी आता है, बस पानी वो देखते हैं जब बारिश हो जाती है। ये तो कराची की बात कर ही रहे हैं, तो मेरे ख्याल में 2-3 दिन पहले से बारिश का आगाज हुआ और उसके ऊपर मीडिया बड़ा चीखता रहा और बार बार ये कहता रहा कि भाई सफाई कर लो, नालों की सफाई करा लो, जहां से रोड टूटी हुई है उसे ठीक कर लो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और बारिश उतनी हुई नहीं है जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमें इमेजिन अगर 50 मिलीमीटर से ऊपर की बारिश हो जाती तो कराची का फिर वही हाल होता है कि जो हम बार बार ये बात करते हैं, ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। पानी आ गया। अभी हम कुछ देर पहले सवात की बात कर रहे थे, चले वहाँ तो जो हादसा पेश आया और जो टूरिस्ट थे उन्हें अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान के सबसे डेवलप सिटी का हाल तो देख लें बारिश के बाद, थोड़ी सी बारिश के बाद यहाँ पर क्या ऑन पेपर्स। वेल कल एक वाकया हमने देखा कि एक्सीडेंट्स रोड पर हो रहे हैं। कराची में भी इस तरह का एक वाकया हुआ। गुरु मंदिर पर जो रोड थे वो कारपेंटर से लेकर गली मोहल्लों में मौजूद पानी के लातादाद ऐसी वीडियोस इंतजामिया शेयर कर रहे हैं जहां एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, लोग अपनी जानों से भी हाथ धो रहे हैं। गली हो या मेन रोड हो, सड़क हो, अहम बिजी शाहराह हो, वहाँ पर पानी है, गड्ढे हैं और दरिया समंदर अंडर पासेस में बने हुए हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। साद शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं। साद, बारिश उतनी हुई नहीं है जितना झंझट पैदा हो गया। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लियाकताबाद डाखाने पर मौजूद हूँ और अगर बात की जाए शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो 2 दिन कराची में बारिश के बाद ऐसा लगा है जैसे कराची में खड्डे नहीं बल्कि खड्डों में एक छोटा सा शहर कराची आबाद है, जो कि पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, जो कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स जनरेट कर रहा है। और मेरे अकब में आप देखें कि जो सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं उनको उन टैक्स के बदले में हुकूमत क्या दे रही है, उनको बल्दियात क्या दे रही है। आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, फैमिलीज़ परेशान हैं, रक्शे वाले परेशान हैं, कारोबारी लोग परेशान हैं, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां रह गई हैं। गाड़ियां यहाँ से जो है वो हिचकोलियाँ खाते हुए गुजर रही हैं, जबकि मरीज़ भी अंदर बैठे हुए हैं, छोटे बच्चे भी हैं, फैमिलीज़ भी हैं, मोटरसाइकिलें जो है वो खड्डों में गिर रही हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। भाई ये क्या बताना चाहेंगे? भाईजान ये रोड को काफ़ी अरसा हो गया, हमें परेशानी हो रही है कारोबार करने में, और जिस दिन से बारिश हुई है इसके कोई भी नहीं इसकी ना तामीर के लिए आया। लोग यहाँ पे गिर रहे हैं, खड्डों में पानी भरा हुआ है। जब भी बारिश आती है हमें मसला बन रहा है, इसमें इधर पानी भर जाता है, आगे चुरंगी ऊपर है और जो है रोड वो नीचे है, इस वजह से पानी भर जाता है और खड्डे बन जाते हैं, लोग गिरते हैं यहाँ पे। दुकानदार पूरा दिन इधर ही होते होंगे, क्या मामला देखते हैं? यहाँ पर फैमिलीज गुजर रही होती है, मोटरसाइकिलों पे लोग जा रहे होते हैं, गिरते हैं, क्या क्या मामला आप यहाँ पर रोज़ाना देख रहे होते हैं? जी रोज़ाना देख रहे होते हैं, रोज़ाना गिरते हैं लोग क्या गिरते हैं, हम भी खुद साथ में गिरते हैं। खड्डे बने हुए हैं और खड्डों में पानी भरा हुआ है, और मोटरसाइकिल वाले जो हैं, बाइक रात गाड़ी वाले, वो उनको ज़्यादा परेशानी होती है। खड्डे में गाड़ी घुस जाती है, फिर गाड़ी फंस जाती है, इस वजह से रोड की बड़ी बुरी हालत है और तकरीबन 1 साल हो गया है ये रोड ऐसे ही पड़ा हुआ है। अच्छा देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा बारिश के हवाले से बता दूं तो शहर में कई इलाकों में 20 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर से ज़्यादा अक्सर शहर में जो है वो बारिश नहीं हुई है शहर के ज़्यादातर हिस्से में, लेकिन उसके बावजूद गलियों में ये हाल है कि कीचड़ पे कीचड़ भर चुका है। शहरी घरों में जाने से भी बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना करके गुजरना पड़ रहा है। साथ ही साथ मसाजिद के बाहर कीचड़ और गंदा पानी, गटर का पानी मिक्स हो रहा है, नाले का पानी। साथ ही साथ जब हम शाहराहों पे निकलते हैं तो वहाँ पर बड़े बड़े हमें गड्ढे पड़े हुए नज़र आते हैं। पानी अभी भी कई जगहों पे मौजूद है, जिसके बाद शहरियों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेन होल कई जगहों पे हमें खुले हुए नज़र आ रहे हैं, मोटरसाइकिल जो है वो होल के अंदर गिर जाती है। शहरी जो है वो किस मुश्किलात से गुजर रहे हैं ये आप देख रहे हैं। मेरे अकब में भी इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक जो रोड है वो बंद किया गया है, दूसरा रोड जो है वो शहरी रॉन्ग वे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी वजह यही है कि नई आइडिया के ये जो मेरे अकब में जो आप पानी देख रहे हैं, यहाँ पर कितने गड्ढे हैं, यहाँ पर कोई गटर खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ, कुछ नहीं पता है कि इस शहर में हो क्या रहा है। साद शरीफ हम रहे थे तमाम तरह सूरत हाल से। सादिया, दोनों ने सबसे इंपॉर्टेंट बात की वो ये की कि कराची में खड्डे नहीं है। बाज़ाहिर देखने में ऐसा लग रहा है कि खड्डों में एक शहर आबाद है
और वो कराची है, जो उस वक्त सूरत हाल हो गई है। मुतनब्बे करते रहे, मीडिया बताता रहा बारिश होगी और अभी तो बारिश हुई भी नहीं। ये भी हैरानगी हो रही है कि हम 2025 में रह रहे हैं और हमें जिम्मेदारों को हमें बताने की ज़रूरत है। यानी अगर मिसाल लीजिए मेरा घर है, मैं उसका पूरा सारा मामला चलाती हूँ, तो मुझे पता होगा ना कि इस चीज़ में क्या आनी है चीज़ और क्या रहनी है, क्या नहीं आना है। लाइक इफ़ आई हैव टू टेल समबडी, तो भाई ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि कराची के बारे में किसी को ये बताना पड़े। वेल फिर भी मेरे ख्याल में मीडिया बताता है, सब लोग बताते हैं, लोग वीडियोस बना बना के डालते हैं। और इतने गड्ढे हर सड़क में कोई ना कोई, और फिर वही वाली बात होती है कि जो सड़क बनी नहीं होती है। ये गड्ढे बंद कर दिए गए थे रोड बनाकर, लेकिन रोड इतना नाकिस था कि एक थोड़ी सी बारिश के अंदर वो दोबारा से रोड टूट गया। और अब देखें, हम लोग कितनी ये बात करती हैं कि जी एक्सीडेंट से दूर रहने के लिए लोग एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें, लेकिन भाई किसी सड़क के ऊपर जब पानी आ जाता है ना, तो कोई गड्ढा, कोई गैप, कोई टूटी हुई सड़क नज़र नहीं आती। हाँ, एक और चीज़ जो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन है कि बार बार ये बात कर दी जाती है कि जी कराची वाले एहतियात करें, कराची वाले एहतियात करें। तो अगर कराची वालों को इतनी एहतियात करनी है तो मेरे ख्याल में बारिशों में कराची वालों को आम तातील दे देनी चाहिए। सबको तकरीबन 3-4 दिन के लिए उनको छुट्टी दे दे, वो घर पे रहें, घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि कराची में इतनी सी बारिश के बाद ये जो सैलाबी सूरत हाल हो जाती है। इमेजिन करें जवाद के अगर ये बारिशें और ज़्यादा होने लगे, क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं ना कराची में दरख्त लगाएं, कराची का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ज़ेर ज़मीन पानी में कमी आ रही है, बारिश ज़्यादा होनी चाहिए, कराची से दरख्त कट गए, कराची का मौसम तब्दील हो गया। आई मीन इमेजिन करें कि अगर कराची में ज़्यादा बारिश होने लगे, यानी जो आज से तकरीबन 20 साल पहले कराची का मौसम अगर वो वापस आ जाए तो फिर कराची की क्या सूरत हाल। बिल्कुल ऐसी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत अली राशिद साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे भी इस बारे में बात कर लेते हैं। अली राशिद साहब, बताता रहा, मीडिया भी, आप लोगों को भी पता था और यकीनी तौर पर तैयारियां करने की कोशिश भी की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद अभी तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 30 मिलीमीटर भी बारिश नहीं हुई है पूरे शहर में। कुछ इलाके हैं जहां पर 30 से क्रॉस किया है, उसके बावजूद ये हाल हो गया। अगर 100 मिलीमीटर या 200 मिलीमीटर जो आगे चलकर होनी है, 5 जुलाई तक बताया जा रहा है कि ठीक ठाक बारिशें होंगी, तो फिर क्या हाल होगा शहर का? देखिए, काफ़ी जगहों पे देखें, पहला जब ये स्पेल आया था बिल्कुल चीज़ें थोड़ी जैसे होता है, पानी खड़ा होता है, मगर अमला आपको रोडों पे मौजूद दिखा। और सेकंड डे आपने नोटिस किया होगा कि सारा वाटर क्लियर कर दिया गया था और मेजॉरिटी जितनी जगहों पे पानी खड़ा हुआ था वो सब हटा दिया गया था। और उसकी वजह से, जैसे माजी में आप देखते थे 3-4 साल पहले कि कराची में जब बारिश होती थी तो कराची वुड कम टू अ स्टैंड स्टिल। आया चुनरी घर पे जो लोग होते थे वो आया चुनरी घर पे रह जाते थे। आप ज़ाती तौर पे कोरंगी में हैं आपका हेड ऑफिस, तो वहाँ मैं बताऊंगा वो नदी, कोरंगी की नदी जो होती थी वो ओवर फ्लड होती थी। अभी लोगों को शायद मुश्किलात हो रही है गुजरने में, मगर पहले गुजर नहीं सकते थे, वो रोड ही ब्लॉक हो जाती थी। लेकिन जो रोड जो रोड नया बनाया है वो उस रोड में भी अभी से गड्ढे पड़ना शुरू हो गए और स्लोप नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। नए रोड के ऊपर पानी खड़ा हुआ है। किस चीज पे क्या नहीं है? सॉरी, आपने बताया कि हमने नदी के ऊपर काम किया है, वहां पानी अब ओवरफ्लो हो जाता था, अभी नहीं हुआ। खैर बारिश भी इतनी नहीं हुई, लेकिन जो नए रोड्स बनाए गए हैं हाँ। उन रोड्स पर भी पानी खड़ा है, गड्ढे पड़ना शुरू हो गए। पहली बारिश में हल्की बारिश है, अभी कोई बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं थी। देखिए, आई एम नॉट श्योर कि कहाँ गड्ढे पड़े हैं, मगर जो पड़े हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं, बोल न्यूज की स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे ने हमें बताया था कि कराची में गड्ढे नहीं, बजाय ऐसा लग रहा है कि गढ़ों में एक शहर आबाद है। अच्छा, अब देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए हमारी तरफ से कराची शहर में जितनी भी चीजें हैं, नालों की सफाई मॉनसून से पहले वो हमने कंप्लीट की। हमारा अमला, मेयर कराची, टाउन नाज़िम, चेयरमैन जितने भी हैं सब ग्राउंड पे मौजूद थे। देखिए, मैं आप कराची शहर के कौन से इलाके की आप बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा ये है, इसलिए मैं यहाँ वजाहत भी करना चाहता हूँ। अली साहब, खास तौर पर जहाँ एसएसजी का काम हुआ है ना, वहाँ के अतराफ देखें, जहाँ पाइपलाइंस वगैरह डल रही हैं, वहाँ एक तो कीचड़ बन गई है। जो बाइकर्स हैं वो एक तो उस वजह से स्लिप होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि चूंकि वहाँ उस जगह पर ऑलरेडी काम हो रहा है, तो जब बारिश होती है वो वहाँ के लिए तकरीबन लोगों के लिए गुजरने लायक नहीं रहता है, और जो गुजरता है वो या तो फंसता है या एक्सीडेंट का भी खतरा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, नहीं बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, बेहतरी की गुंजाइश जरूर है, वो हम करेंगे, मगर यहाँ मैं सिर्फ ये एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि कराची शहर जो है, हमें उसकी डायनामिक्स समझने की जरूरत है। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड, इट्स बिगर देन अ लॉट ऑफ कंट्रीज।
काफ़ी मुल्कों से बड़ा ये शहर है, मगर अनफॉर्चुनेटली इस शहर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिवाइडेड इस तरह है कि अगर आप शाराय फैसल पे फ्रॉम शाराय फैसल टू एयरपोर्ट जा रहे हो तो एक शाराय फैसल की रोड कम्स अंडर केएमसी। आप एयरपोर्ट से वापस डिफेंस या वापस आ रहे हो एयरपोर्ट से निकल के तो वो कम्स अंडर फैसल कंटोनमेंट। मगर शाराय फैसल आती जाती दोनों रास्ते में किधर भी कहीं कोई पानी खड़ा रह जाए या कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो ब्लेम हमें ही किया जाता है। डीएचए में कोई इशू हो तो ब्लेम हमें ही किया जाता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटेड इश्यूज हैं, मगर हमने सारी स्टेक होल्डर्स ये देखा होगा कि अंडरस्टैंडेबल है। अली साहब, लोग जरूर करते होंगे लेकिन मीडिया तो ये अवेयर है कि डीएचए की बात उसने नहीं करनी एंड पीपल डोंट रियली कंप्लेन डीएचए के लिए। लेकिन देखिए मेन शहराएं साफ हुई हैं, आई एग्री टू दैट, बट आप इसके अलावा अंदरून थोड़े इलाकों में चले जाएं, वहाँ बुरा हाल है, वहाँ गटरों की सफाई नहीं हुई है, नाले साफ नहीं हुए हैं, और जहाँ नाले साफ हुए भी हैं वो कचरा वहीं का वहीं पड़ा है। इफ़ यू वांट आई पर्सनली कैन सेंड यू लॉट ऑफ वीडियोस लाइक दैट, जहाँ पर कचरा निकाल कर वहीं पर रख दिया गया है और अगर साफ कर दिया है तो बारिश के बाद वो अजीब और गलाजत बढ़ गई है और कई जगहों पर तो साफ ही नहीं हुआ है। देखिए हम पूरी कोशिश अपनी कर रहे हैं। देखिए थोड़ा हमें एज अ स्पोक्स पर्सन सिंध गवर्नमेंट या मैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव से हट के बात करता हूँ कि एज अ कराची का शहरी बिल्कुल आई फील कि बेहतरी की गुंजाइश है और करनी चाहिए। थोड़ा किन इलाकों की ये बात हो रही है आई एम नॉट श्योर, इसलिए कि जिन आप मुसलसल राशिद साहब एक ही बात करें कि किन इलाकों की बात हो रही है। लियाकताबाद चले जाएं, आप बीलीमार चले जाएं, कराची कोरंगी आ जाएं, आप मेन एरियाज में चले जाएं, वहां पर सूरत हाल यही है। अच्छा सॉरी टू कट यू, अभी आप जी 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 मैं किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, अगर मुझे आप बात कंप्लीट करने दें तो फिर मैं कह रहा हूँ आप किन इलाकों की बात कर रहे हैं नॉट श्योर, इसलिए उसमें हर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर है, ठीक है ना। इसलिए कि अगर फॉर एग्जांपल जमात इस्लामी के पास 11 टाउन है कराची शहर के, सिमिलरली पीटीआई के पास काफी है। अगर किसी माइक्रो नीचे आप जाके आप किसी इलाके में देखें और उसका काउंसलर या उसका जो टाउन है उसने वहां परफॉर्म नहीं किया हो, उसका जवाब दे। मैं इसलिए मैं आपको कह रहा था कि मैं पॉलिटिकल पार्टी से हट के बात कर रहा हूँ कि अगर वहां भी बेहतरी की गुंजाइश है तो वहां भी पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत और हमारे केएमसी जो मेयर हैं वहां हम एक्स्ट्रा एफर्ट अपना करेंगे। मगर व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि मैं एज अ होल कराची को अभी आपको मंजर जो उसका पेश करना चाह रहा हूँ, मगर उसमें स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें ये तो जमात इस्लामी के 11 चेयरमैन। वो ये बिल्कुल ठीक है, ये आपने अच्छा पॉइंट उठाया कि बहुत सारी यूसीज ऐसी हैं जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है। लेकिन अभी आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि बहुत सारे मुल्कों से बड़ा शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कोई नया बड़ा शहर तो नहीं, जब से पाकिस्तान बना तब से लेके अब तक सबसे बड़ा शहर ही है। इस बात को कब रियलाइज करेंगे, कब इस शहर की बेहतरी के लिए काम होंगे? ये बात कह के हम इस जुमले के पीछे कब तक छुपते रहेंगे कि सबसे बड़ा शहर है तो यहाँ मसले भी ज्यादा है? नहीं, ऐसी बात कोई छुप नहीं रहा। मैं आपको बताऊं, बात यह है कि अगर मैं माजी से कंपेयर करूं, मुझे आप बता दें 4 साल पहले कुछ बारिशें हुई थी या 3 साल पहले तक बारिश जब होती थी पूरा कराची स्टैंड स्टिल पे आ जाता था। आई पर्सनली रिमेम्बर आई चुंदरी का रोड पे जो ऑफिस में लोग मेरे जानने वाले जान पहचान वाले काम कर रहे थे वो पूरी रात अपने घर नहीं आ सके थे, इसलिए रोडे इतना पानी खड़ा हो गया था। केपीटी अंडरपास पे पानी खड़ा हुआ था, शाराय फैसल पे आप उस रूट से नहीं जा सकते थे, लोगों की फ्लाइटें मिस हो गई थी। एक जमाना ऐसा भी था कराची में। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो हुआ है, तो वी विल एड्रेस इट, डोंट वरी। पहला दिन जब बारिश हुई उसके बाद आपने देखा हमने कितनी प्रोएक्टिवली नाले साफ उस वक्त करवाए, और जब बारिश हुई रिएक्टिवली फिर चीज़ों को संभाला भी। आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, बेहतरी की गुंजाइश है, मगर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही काम नहीं हो रहा। लोग मौजूद थे, आपने देखा कि शहर का इंतजामिया से लेके हर कोई आपको ऑन ग्राउंड मौजूद दिखाई दिया, सब नुमाइंदे, इलेक्टेड नुमाइंदे भी, ऑफिसर्स भी। और मैं बिल्कुल होपफुल हूँ कि आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि आप अप्रिशिएट करेंगे कि बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। जिस वांट टू एंड इट ओवर हियर कि आने वाले वक्त में अभी बारिशें और लियाकताबाद ब्रिज, नाज़िमाबाद अराउंड बहुत सारे एरियाज में बारिश का पानी इतना जमा हुआ है कि जो लोग अपनी गाड़ी में गए थे वो अपने इंजनों को रो रहे हैं कि भाई इसका क्या करें। जिनको 15-20 हज़ार रुपए की एक चपत लग गई है उनकी जेब के ऊपर ये बारिश कितनी भारी होती है वो वही जानते हैं। सो कराची सिर्फ आई चंडीगढ़ तक नहीं है, और भी शहर में बहुत बड़े बड़े इलाके हैं जहाँ पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होता है और लोग फंस भी
जाते हैं। वेल विद दैट हमें लेना है ब्रेक। आफ्टर दिस ब्रेक वी विल सी यू। पाकिस्तान में जब बारिशें होती हैं तो बज़ाहिर थोड़ी देर के लिए हमें ऐसा लगता है कि जी बड़ा अच्छा मूड हो गया और बड़ा अच्छा लगेगा, कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ गवर्नमेंट की गलतियाँ होती हैं, स्टेट की गलतियाँ होती हैं जिनको ठीक होने की ज़रूरत है, और कुछ मेरे ख्याल में बिल्कुल ऐसी गली मोहल्लों का तो बुरा हाल है ही, आवाम की सेहत का भी बिल्कुल ऐसी आवाम की सेहत का भी बुरा हाल हो चुका है। डायरिया है, स्किन डिजीज़ है, फिर इसके अलावा गले के अमराज है जो बहुत तेज़ी के साथ बढ़े हैं। डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करेंगे सर। बहुत शुक्रिया ट्रांसमिशन में प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, अब बारिशें तो हो गई हैं, आपसे कुछ देर पहले हम बात भी कर रहे थे सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदे से कि जो सूरत हाल है उसको ठीक कैसे करेंगे, लेकिन जो पानी खड़ा हो गया अब उसमें मच्छर भी आना शुरू होगा। इसके अलावा डायरिया तो पहले से ही फैलना शुरू हो चुका है, फिर गले के अमराज हैं, स्किन डिजीज़ है। इन सब चीज़ों से बचा कैसे जा सकता है? इन सब से बचा जा सकता है अगर हम पहले अपने आप को सोचें कि हम कैसे अपने इलाके के, अपने दरवाजे के बाहर कैसे सफाई करें। जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, अगर घर में पानी भर जाता है तो हम क्या करते हैं, हम पहले उसकी सफाई करते हैं, और पानी को क्या करते हैं या कचरे को क्या करते हैं वो बाहर निकाल देते हैं दरवाजे के बाहर, और वहीं पड़ा रहता है। या ज़्यादा ज़्यादा हम क्या करते हैं, वहाँ से उठाया और किसी पड़ोसी के यहाँ पे फेंक दिया, या वहीं से शटल किया और आगे कहीं बहलवा दिया। ये नहीं सोचते कि यार एक मोहल्ला कमेटी होती है या फिर एक जो सोसाइटी कमेटी होती है, उन सबको मिल के काम करना चाहिए। नो डाउट गवर्नमेंट हर जगह काम करती है, बट स्टिल हमें देखें, वी आर नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, वी आर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में अगर देखा जाए तो आवाम का साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इट्स अ हाईली पॉपुलेटेड एरिया। अगर हम बाहर के मुल्कों में देखते हैं और यहाँ के मुल्कों में देखते हैं तो ह्यूज डिफरेंस। वहाँ पे एक आवाम, एक 50,000 से 10 लाख की आवाम एक पूरे मुल्क में होती है, और यहाँ पे जो एक इलाका, क्या मैं तो कहता हूँ एक सर्टेन एरिया में ही 50,000 लोग, या सिर्फ कराची की आबादी इतनी बड़ी कराची है। अच्छा, मुझे ये पूछना है कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं वो या जो तो ओल्ड एज में होते हैं या फिर जो यंग बच्चे सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं? कौन सी बीमारियाँ बहुत तेज़ी से बारिशों के बाद दिन में आती हैं? सबसे ज़्यादा बीमारी जो बारिश के बाद आती है ना, तो ये डायरिया की तो आपने बात करती, सबसे ख़तरनाक बीमारी आती है डेंगू। और आपको पता है उसमें तो ट्रीटमेंट भी प्रॉपर तरीके से नहीं है, उसमें जो खर्चा सबसे ज़्यादा जो होता है वो हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा होता है। गैस्ट्रो ऑफ कोर्स इट्स हाईली कंटेजियस भी है विद द वाटर, विद द एनवायरमेंटल, पकौड़े समोसे खाना बाहर से लेकर, ऑफ कोर्स। और मक्खियाँ सबसे ख़तरनाक चीज़ तो आप देखें कि झुंड के झुंड मक्खियाँ जो है वो आपके घूम रही होती है, वही डायरिया का सबब भी बनती है। ऑफ कोर्स वो सबसे ज़्यादा, जो डायरिया के साथ साथ एक्सडीआर टाइफाइड सबसे ख़तरनाक प्रॉब्लम आता है जब गटर और जो हमारा जो मीठा पानी होता है लाइन का, वो जब मिल जाता है, जिसमें एक्सडीआर टाइफाइड जो होता है, जिसमें ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड है, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। गैस्ट्रो तो चलें ठीक है, ठीक हो जाता है, आईवी फ्लूइड्स लगाया है, कुछ एंटीबायोटिक्स ही ठीक हो गया। दीज डेज जब टाइफाइड होता है और वो जो ज़्यादा बीमार होता है, उसमें जो एक्सपेंडिचर बढ़ता है, और प्लस साथ में आपकी डायग्नोसिस नहीं होती कि इसको हुआ क्या है। और कई दफ़ा कैसे पता लगेगा? खुदा ना खासा बच्चे को अगर उसके अलावा जाहिर होना शुरू हो जाए टाइफाइड में, तो आम बुखार की तरह ही आता है वो, उसके बाद में फैलता है। ऑफ कोर्स इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है, फिर एब्डोमिनल पेन होता है, साथ में जो है सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है फीवर उतरता ही नहीं है। और फिर फीवर उतारने के लिए आपको बहुत सारे हुर्बे इस्तेमाल करने पड़ते हैं। फिर एंटीबायोटिक्स जो हैं वो हाईली एक्सपेंसिव एंटीबायोटिक्स हैं, जिसकी ट्रीटमेंट मतलब टाइफाइड उसका टाइम भी बढ़ जाता है। पहले आप ऑब्वियसली नॉर्मल एंटीबायोटिक देते हैं, अगर वो नहीं असर करती आप कोर्स लंबा कर देते हैं। उसकी तख्शीश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप सीबीसी कराते हैं, कम्प्लीटली ब्लड पिक्चर, फिर सी रिएक्टिव प्रोटीन जो सीआरपी है वो आजकल बहुत हाईली इनिशिएटेड है कि भाई आप ये भी साथ में कराएं, क्योंकि इसमें देखना होता है कि इन्फेक्शन का रेशो कितना। फिर आ जाए ये जो गैस्ट्रो, वो भी सबसे ख़तरनाक है, वो टाइफाइड के साथ साथ चल रहा होता है, क्योंकि वही पानी का सबसे बड़ा ख़तरनाक पॉइंट है। तो ख़ासकर बारिश में क्या करें? पानी उबाल के पिए, या फिर उससे क्या ये जरासीम मर जाएंगे, या फिर आप बाहर से दूसरा जो मिनरल वाटर जिसे हम कहते हैं वो खरीदें? आजकल तो फिल्टर भी चल रहा है। Of course, that is the point। मैंने बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की है कि जो मिनरल वाटर, ये मिनरल वाटर नहीं है, इट्स जस्ट अ वाटर, जो जिस तरह अगर आप उसके पीछे जाएं, जो दुकानों में भरा जा रहा होता है, उसको हम तो कहते हैं कि यार मिनरल वाटर है, घर में आ रहा है, फिल्टर वाटर है। वो फिल्टर वाटर भी नहीं है, क्योंकि जिस
हिसाब से वो भरा जाता है, जिस हिसाब से कैंस की जो हाइजीन को जो है, मतलब हाइजीन के नाम पे वो दब्बा है, गंदे होते हैं ऑफ कोर्स। और हाइजीन भी आप देखें तो वहाँ पे हाइजीन का कोई नामो निशान नहीं है। जिस तरह पाइप से भर रहे होते हैं, ना वो स्टेलाइजेशन है, ना पीछे कोई फिल्टर प्लांट को देखने जाता है कोई फिल्टर प्लांट में क्या सफाई है कि नहीं है। तो ऑफ कोर्स वो तो डायरिया और आपको इतनी सारी बीमारियां तो होनी है जब तक कि आप इसकी नहीं करें। अब वही वाली बात है ना कि जहाँ से आप मंगवा रहे हैं उसके पीछे रिसर्च तो करें कि कहाँ से मंगवा रहे हैं, क्या करें। मतलब कोई सबसे इम्पोर्टेंट अच्छा है जो पुराना देसी टोटका नानी दादी वाला, पानी उबालें 45 मिनट्स तक अच्छी तरह उबालें, इसके अंदर फिटकरी घुमाएं, फिर इसके बाद छानें, उसके बाद पानी उबालना भी तो आजकल पाकिस्तान में बड़ा इम्तिहान है, गैस हाँ ये भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, लेकिन स्टिल वी हैव अल्टरनेटिव वे ऑफ के सिलेंडर्स होते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि हम पेट के अमराज और गले के अमराज तो देखते ही थे जो आते थे, लेकिन पिछले कई सालों से स्किन डिजीज़ भी बारिश के बाद आ जाती है, बच्चों में स्पेशली। जी बिल्कुल, एलर्जी हो जाती है, रैशेज हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है? एटमॉस्फेरिक चेंजेस। देखिए एटमॉस्फेयर की जो आलूदगी है ना, वो आपके जो वायरल इलनेसेस है, जैसे वेरिसेला है। अब वेरिसेला इज़ अ हर्पीज़। अब हर्पीज़ खुद एक कंटेजियस बीमारी है। अब एक को लग गई, अब उस चिकन पॉक्स नहीं होता, ज़रूरी नहीं है। वो वेजाइकल रैश कई तरीक़ों से प्रेजेंट करता है और वो करता ही इन्वायरमेंटल। अब एक को हो गया 10 लोगों को फैला देगा। अब यहाँ पे ये तो है नहीं कि आप एक बॉन्ड होके रह जाते हैं, एक जगह रहें और आप आवाम को ना फैला दें। अब यहाँ पे तो क्या होता है, मीज़ल्स भी है तो बाहर निकला हुआ है, फ्लू है तो भी बाहर निकला हुआ है, कोविड है तो भी निकला हुआ है। तो कंटेजियस बीमारियाँ ऐसे फैलती हैं जी। तो इसी तरह जो वेजाइकल्स हैं वो भी इसी तरह फैलते हैं, इसी तरह एलर्जीज़ हैं, अर्टिकेरियाज हैं, बहुत सारी बीमारियां। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, आप आए, आपने हमें वक्त दिया और हमने कोशिश ये की कि आवाम तक ये आगाही फैला दें कि भाई ख्याल रखा करें अपना, और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हासिल करके आप अपने आप को बचा सकते हैं, लोगों को बचा सकते हैं। इसके साथ ही आई विल एंड जवाद विल सी यू टुमारो। फॉर टुडे बाय बाय। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।